Assalamu alaikum student. I am Salman Hasan. Welcome to my YouTube channel Sind Board Academy. स्टूडेंट इस लेक्चर के अंदर हम लोग फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की न्यू बुक जो सिंध बोर्ड की है उसके चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं इस लेक्चर से। जो सबसे पहला लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं चैप्टर नंबर 2 का, तो इसके अंदर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर उसके बाद कुछ बेसिक चीज़ें जो है मैट्रिक्स से रिलेटेड जो हमें डिस्कस करनी है ताकि हम मैट्रिक्स के जो बेसिक चीज़ें होती हैं उनको पता हो, ताकि जब हम अपनी एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करें तो वहाँ पर आपको कुछ चीज़ें समझने में, उनको सोल्व करने में आसानी हो एक्सरसाइज 2.1 की। इसी तरीके से नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर कोई नई चीज़ होगी तो पहले वो आपके साथ डिस्कस की जाएगी और उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट की जाएगी, ताकि कि जब हम अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करें तो वहां पे आपको बहुत आसानी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन से। तो बेटा इस लेक्चर के अंदर आगे जो चीज़ें हमें डिस्कस करनी है वो इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि टाइप्स कितनी है मैट्रिक्स की वो डिस्कस करेंगे, जितनी भी होंगी एक एक कर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स के अंदर के दो मैट्रिक्स को किस तरीके से ऐड किया जाता है, उसके अलावा सब्ट्रैक्ट यानी कि माइनस किया जाता है, और तीसरा मल्टीप्लाई किस तरह किया जाता है। ठीक है ना स्टूडेंट, तो वो तीन जो ऑपरेशन है ऑन मैट्रिक्स पढ़ेंगे। उसके अलावा एक स्केलर नंबर को किस तरीके से मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाता है, बेसिक चीज़ है वो बता दी जाएंगी। तो ये चार चीज़ें आपको बताना मेरा फर्ज बनता है, क्योंकि आगे ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगी। ठीक है ना, स्पेशली ऑपरेशन और मैट्रिक्स। और इसके अलावा मैट्रिक्स का चैप्टर जो है आप लोग प्रीवियस अपना जो क्लास है उधर भी पढ़ के आए होंगे, लेकिन एक साल गुजर चुका है, तो इसीलिए ये जो थोड़ी समझे कि एक तरीके से बेसिक चीज़ें आपको रिवाइज करवाई जाएंगी और इंशाल्लाह फिर नई नई चीज़ें आपके साथ इस जो आपकी बुक के अंदर ऐड की गई हैं, एक्सरसाइज में की गई हैं, वो आपको फिर पढ़ाई जाएंगी। ये चीज़ें बेस समझ लें कि आपको एक तरीके से रिवीजन करवाया जा रहा है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी हेडिंग डाल देते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है ना बेटा, तो इंट्रोडक्शन हो रहा है इंट्रोडक्शन। चलिए तो इंट्रोडक्शन, सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं। मैट्रिक्स का होता क्या है बेटा, मैट्रिक्स सबसे पहले आ जाते हैं मैट्रिक्स। तो भाई ये एक मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, एक अगर एक लिखा हो तो उसको मैट्रिक्स बोलेंगे, और अगर प्लूरल हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स, मैट्रिक्सिस। सही है जी बेटा, ये हो गए सिंगुलर और प्लूरल। अब आते हैं मैट्रिक्स क्या होता है। स्टूडेंट अगर मैं आपको कुछ नंबर दे दूं, मिसाल के तौर पर मैंने बोला 1, 3, 4 और इसके अलावा मैं यहाँ पे दे देता हूँ 7, ये मैंने आपको नंबर दे दिए। अब आप इसको अरेंज कर दो। ठीक है जी बेटा, अब मिसाल को आप इसको अरेंज कर देते हो इन दी फॉर्म ऑफ रो 1, 3, 4 एंड 7। ठीक है जी बेटा, और इसको आप क्लोज कर देते हो इसके इस ब्रैकेट के अंदर। अमूमन इस ब्रैकेट को हम स्क्वायर ब्रैकेट कह रहे होते हैं। ठीक है जी बेटा, ये एक क्या हो गया, हमारे पास मैट्रिक्स हो गया। आप ठीक है जी, इसी तरीके से इन नंबर को हम और किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। इन नंबर को हम चाहें तो, ये हमने कॉलम की फॉर्म में कर दिया, अब हम चाहे तो रो की फॉर्म में कर देते हैं। तो ज़रा देखें 1 है, इसको 3 है और 4 है एंड 7। तो हम चाहें इन नंबर को इस तरीके से भी अरेंज कर सकते हैं। फिर अगर चाहें तो और क्या कर सकते हैं, अगर इनको हम चाहें तो अपनी मर्जी से शुरू पहले वाले को इधर लिखा, दूसरे वाले को यूं लिख दिया और दूसरे को हमने इधर लिख दिया 4 एंड 7 को। तो अब भी इसके आगे हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा दें तो ये भी एक मैट्रिक्स बन जाएगा। अब यहाँ से मैट्रिक्स की एक डेफिनेशन समझें, इसको बोल देते हैं ए, इसको बोल देते हैं बी एंड इसको बोल देते हैं सी। अब यहाँ से आप एक मैट्रिक्स की डेफिनेशन याद कर लें जो कि आपको एमसीक्यूज में आ सकती है कि भाई आपने क्या किया, नंबर कोई भी आपको नंबर दे दिया जाए उनको आप अरेंज कर दें इन दी फॉर्म ऑफ रो या कॉलम, वो आपको मैट्रिसेस कहला देते हैं। सिंपल। ठीक है जी, तो जरा देखें कैसे मैट्रिसेस क्या होते हैं कि भाई टू अरेंज। ठीक है जी बेटा, टू अरेंज या द अरेंजमेंट, द आप लिख देते हैं। ठीक है जी, द अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन द फॉर्म। ठीक है जी, इन द फॉर्म ऑफ रो। ठीक है जी बेटा, इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। ठीक है जी बेटा, तो कॉलम के स्पेलिंग कुछ ये होते हैं, कॉलम्स। ठीक है जी बेटा, इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम विद स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर ब्रैकेट, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट, तो स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है जी बेटा, तो मैट्रिक्स कहा जाता है। अच्छा जी, मैट्रिक्स ड्राफ्ट कैसे हुआ था। बेसिकली एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने मैट्रिक्स को क्या किया था, ड्राइव किया, मतलब कि प्रोड्यूस किया था, डिस्कवर किया था। मैट्रिक्स हम जब यूज़ करते हैं कि आप आगे चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने लीनियर मतलब इक्वेशन देखी थी ना, इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं किस तरीके से कि भाई एलिमिनेशन मेथड यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू मालूम करते थे, उन इक्वेशन को मैट्रिक्स के थ्रू भी सोल्व कर सकते थे। मिसाल के तौर पर एक इक्वेशन, 2 इक्वेशन, 3 इक्वेशन को तो हम इजीली सोल्व कर लेते हैं ना। अगर आपके पास कोई 5-6 इक्वेशन दे दी जाए तो
उन इक्वेशन को हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स और उसको इजीली सोल्व कर सकेंगे। तो वहां से मैट्रिक्स का डिस्कवर हुआ था। आपको आपके चैप्टर के अंदर सिर्फ 3 इक्वेशन दी जाएंगे और उनको मैट्रिक्स के थ्रू आपको सोल्व करना होगा। तो वो इंशाल्लाह आपको आगे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि मैट्रिक्स डिस्कवर इसलिए हुआ था कि आपके पास जो इक्वेशंस जो आती थी उनको आप एक एक करके जो सोल्व करते थे उनको आप एक मैट्रिक्स में आप डालते थे और उसको सिंपल सोल्व करते थे। आपको अगर नहीं यकीन हो रहा तो हम इंशाल्लाह आगे की एक्सरसाइज में चलेंगे, तो वहां पे आप देखेंगे आपको 3 120 इक्वेशन दी जाएंगी और आप कैसे उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना बेटा। तो और उम्मीद है कि आप चैप्टर नंबर यानी कि अभी जो प्रीवियस क्लास थी उसके अंदर भी आप लोगों ने सोल्व, यानी मैट्रिक के अंदर भी आपको जो मैट्रिक्स था उसके अंदर आपको इक्वेशन दी जाती थी और मैट्रिक्स रूल के थ्रू, क्रैमर रूल के थ्रू आपको इक्वेशन दी जाती थी और उससे आप वैल्यूज निकालते थे, वो आप मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते थे और उसको सोल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालते थे। तो इसका मतलब क्या होता था कि आपको जो इक्वेशन दी जाती थी उनका सोल्यूशन करते थे। तो बात बताने की ये है कि जब हम डायरेक्ट करते हैं उसमें कोई गलती के चांसेस ज्यादा होते थे, जब हम उनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेते उनका सोल्यूशन करते थे तो उनकी चांसेस बहुत एरर कम होते थे, ठीक है ना बेटा। तो इसलिए मैट्रिसेस डिस्कवर हुआ था। उसके अलावा आज ये मैट्रिक्स की जो बेसिक चीज, बेसिक डेफिनेशन बनती है कि भाई कोई भी नंबर हो उनको अरेंज कर दिया जाए इन द फॉर्म ऑफ रो, इन द फॉर्म ऑफ कॉलम या इन द फॉर्म ऑफ रो, ठीक है ना बेटा, या दूसरे तरीके से भी तो और विद द स्क्वायर ब्रैकेट के साथ, तो इनको कहते हैं मैट्रिसेस। सही है जी। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आगे इंशाल्लाह आप आगे वाली क्लासों में जब चलेंगे ना तो आपको ये जो मैट्रिक्स है ना स्क्वायर, जैसा यहाँ पे आपको क्या लिख के दिया हुआ है, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 1 3 4 7, ठीक है ना। आप बोलेंगे यही मैट्रिक्स है। आप जब आगे वाली क्लासों में चलेंगे तो याद रखिएगा मैट्रिक्स को हम इस तरीके से भी प्रेजेंट किया जाएगा। तो दोनों सिंबल से हम प्रेजेंट किए जाते हैं, लेकिन आपकी जो बुक है उसमें मोस्टली मैट्रिक्स को इससे सिंबलाइज किया गया है एक्सरसाइज के अंदर। तो आप इसको ही याद करें कि भाई हम स्क्वायर ब्रैकेट्स को इससे ही प्रेजेंट करेंगे, वरना आप इस वाले ब्रैकेट से भी लिख रहे होते हैं। आपकी जो आगे इंशाल्लाह आप जब हायर एजुकेशन में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये बात हो गई है मैट्रिक्स को प्रेजेंट किस तरीके से जाता है। मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है कि भाई अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम विद स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड मैट्रिसेस। अब यहाँ पे अक्सर बच्चों को मसला ये होता है कि सर यहाँ पे रो क्या है, कॉलम क्या है, क्योंकि आगे चल के आपको तमाम जो प्रॉपर्टीज होंगी, जो टाइप्स होंगी मैट्रिसेस की, उनको समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स के अंदर रो क्या होती है, कॉलम क्या होती है। तो बेटा इसको याद कर लेना, रो बोलते हैं हम इस चीज को। सही है जी बेटा। अब मिसाल के तौर पर मैं इसकी बात कर लेता हूँ। अब यहाँ पे ये जो साइड है, ये जो पूरी चीज है, ये और ये हमारे पास क्या है, रोज, ठीक है जी बेटा। ये है रोज, याद रख लेना, इनको बोलते हैं रोज। और ये जो चीज है, ये और ये है कॉलम, इनको मैं सी से प्रेजेंट कर देता हूँ। सही है जी बेटा। तो याद रखना ये होती है, ये क्या होता है, रोज, और ये होती है हमारे पास कॉलम। उसके अलावा हम बोल देंगे भाई ये पहली रो है तो इसको पहली रो बोल देंगे, यानी कि मोस्टली आपको इस तरह R1 कह दिया जाएगा। ये पहली रो है और ये दूसरी रो है तो इसको रो 2 कह दिया जाएगा। इसी तरीके से ये कॉलम 1 है और ये कॉलम 2 है तो इसको C1 और C2 प्रेजेंट किया जाएगा। आगे जब चलेंगे तो पता चल जाएगा, लेकिन मेन चीज तो यहाँ पे है वो आपको ये पता होनी चाहिए कि रोज हम इस वाली चीज को कहते हैं और कॉलम हम यूं कहते हैं, ठीक है जी बेटा। इस चीज को जरूर समझिएगा, आपको आगे ये चीज बहुत काम आने वाली है। तो यहाँ पे आगे हमारे पास क्या कहते हैं, मैट्रिक्स समझ आ गई कि भाई मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, प्रेजेंट किस तरह किया जाता है। और एक और चीज बता दूं, शायद आपको ये चीज आगे काम आए कि मैट्रिक्स को हम हमेशा किससे प्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर से, ठीक है ना। ये बात याद रखना। तो भाई मैट्रिक्स, ठीक है जी, मैट्रिक्स ऑलवेज, ठीक है जी, ऑलवेज प्रेजेंट, ठीक है जी, प्रेजेंट कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर्स क्या होते हैं, A B C, या आप X Z से प्रेजेंट करें, Y से प्रेजेंट करें, कैपिटल लेटर से, ठीक है ना, शॉर्ट लेटर से नहीं। ये हो गई बात। अब इसके आगे जरा देख लें एक और चीज। आपको बेटा ये बात तो पता चल गई कि भाई एक मैट्रिक्स है, चलिए एक मैट्रिक्स है, सही है जी। मैट्रिक्स क्या हो गया, ये मैंने यहाँ पे ले लिया 1 3 4 एंड 7, ठीक है ना बेटा। ये एक मैट्रिक्स है, ये तो पता चल गया कि भाई इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है और नंबर्स को अरेंज करके लिखा है, ये है एक मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स के अंदर ये जो नंबर लिखा है ना, ये एक नंबर लिखा है, इनको हम एलिमेंट कहते हैं, ठीक है ना, एलिमेंट कहते हैं, ये एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये चीज भी आप जरूर याद कर लिया करें, ठीक है ना बेटा। ये जो एक नंबर है किसको प्रेजेंट कर रहा है, एलिमेंट को, किसको, एलिमेंट, ठीक है जी। एलिमेंट सारों को बोलेंगे और एलिमेंट बोलेंगे एक नंबर को। तो एक मैट्रिक्स के अंदर जो एक नंबर होता है उसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट। ये बात भी पता होनी चाहिए क्योंकि अक्सर क्वेश्चन जब हम आगे जाएंगे तो वहां पे आपको इस तरह के जो वर्ड्स होंगे वो समझ आने चाहिए क्योंकि फिर मुश्किल ना हो। अच्छा जी, ये हो गई। और दूसरी चीज, एक और जो चीज आपको जरूर याद होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, अब जरा देखें 1 3 4 7। अब बेटा यहाँ पे हर एक एलिमेंट की एक ना एक पोजीशन होती है, वो क्या पोजीशन होती है जरा उसको समझें। वो पोजीशन होती है ये, जरा देखिए, आपको पता है ये क्या है, फर्स्ट रो,
ठीक है ना बेटा। ये क्या है, सेकंड रो, क्योंकि साइड को हम कहते हैं सेकंड रो। और ये क्या है, ये आपके पास फर्स्ट कॉलम है और ये आपके पास सेकंड कॉलम है, ठीक है जी। तो अब हम इनकी पोजीशन देखते हैं क्या होती है। अब जरा देखें ये कहाँ पर है, इसकी पोजीशन क्या है, ठीक है। तो देखें ये क्या है, इसको पहले हम हमेशा रो बोलते हैं फिर कॉलम बोलते हैं। ये फर्स्ट रो के अंदर फर्स्ट कॉलम है, ठीक है ना, फर्स्ट रो के अंदर फर्स्ट कॉलम आया। अब ये कहाँ पर है, ये फर्स्ट रो के अंदर सेकंड कॉलम है, ठीक है, सेकंड कॉलम इसकी पोजीशन है। इसके अलावा अब इसकी बात करते हैं, अब ये कहां पर है बेटा, ये सेकंड रो के अंदर फर्स्ट कॉलम इसकी पोजीशन है। इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन है हमारे पास, इसकी जो पोजीशन आ रही है वो क्या आ रही है कि भाई ये क्या है, सेकंड रो के अंदर सेकंड कॉलम आ रहा है, ठीक है जी बेटा। अच्छा ये बात याद रखिएगा, हमेशा पहले हम रो को प्रेजेंट करते हैं और फिर कॉलम को करते हैं। अभी हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे और अच्छे तरीके से ये चीज क्लियर हो जाएगी। तो फिलहाल यहाँ से हमें क्या चीज समझ आई कि हम एक मैट्रिक्स की पोजीशंस को भी देख रहे होते हैं। तो अब इसको मैं जर्नली प्रेजेंट करूँ तो इसको इस तरीके से कर सकता हूँ, जरा देखें ए और ए, ठीक है जी। अब इसको जरा देखें जनरली प्रेजेंट करते हैं कैसे। अब जरा देखिए, एक मिसाल के तौर पे एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स की यहाँ पे पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो इसको पहले रो कितनी है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, सही है जी बेटा। तो इसको हम बोलेंगे 1 1, इसका मतलब क्या होगा, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। इसके बाद जरा यहाँ पे आ जाए, अब जो सेकंड नंबर पे आ जाए, ये फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम है। तो पहले हमेशा हम रो प्रेजेंट करेंगे और दूसरे नंबर पे हम कॉलम लिखेंगे। तो 1 2 का मतलब क्या होगा, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। इसकी जो पोजीशन होगी तो वो कहाँ होगी, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम होगी। तो इस तरीके से हम नंबर से प्रेजेंट करेंगे। अब जरा इधर आ जाए, इसकी कौन सी रो है, सेकंड रो है, तो इसलिए सेकंड रो के लिए हम 2 कहेंगे। सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम है तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 1। तो ये 21 नहीं है, ये 11 नहीं है, ये 12 नहीं है, बेसिकली फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, ठीक है ना, फर्स्ट कॉलम है ना भाई। और रो जरा देखें, पहली और ये दूसरी आ गई। अब जरा देखें इसकी पोजीशन बताएं, तो इसकी पोजीशन के तौर पे हम जरा देखें क्या कहेंगे इसको। ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जरा देखें, ये सेकंड रो है, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, ठीक है ना, फर्स्ट एंड सेकंड रो एंड फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम। तो यहाँ पे आके हम एक एलिमेंट की पोजीशन को भी वाजे कर सकते हैं। इन फ्यूचर आपको आगे जाके ये चीज काम आएगी। उम्मीद करता हूँ कि कैसे हम प्रेजेंट करते हैं, पहले रो को और फिर कॉलम को कर रहे होते हैं और कैसे ये चीज डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। यहाँ पे आके मैट्रिक्स की तमाम जो बेसिक बातें थी वो मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चीज की तरफ, क्या, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या चीज है जरा वो देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम हेडिंग डाल देते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है जी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है जी, मैट्रिक्स। सबसे पहले हम मैट्रिक्स की बात करते हैं बेटा। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि कोई भी मैट्रिक्स हो, मिसाल के तौर पे एक मैट्रिक्स ये है, एक मैट्रिक्स ये है, एक मैट्रिक्स ये दिया हुआ है। अब इसके अंदर कितनी रो है और कितनी कॉलम है उसको बताने को हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, सही है जी, ठीक है। जनरल फॉर्म में चलो वो बाद में बात बताएंगे, लेकिन मेन चीज आपको यहाँ पे ये पता होनी चाहिए क्या, क्योंकि आगे ये सारी चीजें आएंगी। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि भाई एक मैट्रिक्स के अंदर कितनी रो है और कितनी कॉलम है, उसको प्रेजेंट करने को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे एक जर्नली एक चीज ले लेते हैं कि भाई एक मैट्रिक्स है, उसको मैं यहाँ पे बोल देता हूँ ए, ये बी, ये सी एंड ये डी, सही है जी बेटा। अब इस मैट्रिक्स का मुझे ऑर्डर बताएं आप, ठीक है जी, इस मैट्रिक्स का कितना ऑर्डर है। अब जरा देखें कितनी रो है टोटल, 1 रो, ठीक है, कितनी रो है इसके अंदर, 1 रो एंड सेकंड। उसके अलावा कॉलम इसके अंदर कितने हैं, 1 एंड 2, तो 2 कॉलम है इसके अंदर। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा, ये बात याद रखना कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमेशा लिखा जाता है किस तरीके से, जरा देखें, रो इनटू कॉलम, सही है जी बेटा। तो इस मैट्रिक्स का जो क्या बोलेंगे हम ऑर्डर है वो इस तरीके से लिखेंगे, इसके अंदर कितनी रो है, 1 2, तो इसके अंदर टोटल 2 रो है और कितनी कॉलम है, 1 2, ठीक है ना, कॉलम हम हमेशा यू कह रहे होते हैं। तो 1 एंड 2 कॉलम है, तो ये, तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या बनेगा, ये बन जाएगा। अक्सर आपको एमसीक्यूज में क्या होगा कि कोई मैट्रिक्स दे दिएगा, बोलेगा इसका ऑर्डर क्या बन रहा है, उसके अलावा आपको कोई ऑर्डर दे दिया जाएगा, बोलेगा इसका मैट्रिक्स क्या बन रहा है। अभी घबराने की बात नहीं है, ये सारे क्वेश्चन आपके आगे आएंगे इंशाल्लाह, आपको अच्छे तरीके से समझा दिए जाएंगे। लेकिन फिलहाल ये बेसिक चीजें आप समझें ताकि आपको आगे की जो क्वेश्चन होंगे वो समझने में बहुत ज्यादा आसानी हो, ठीक है ना स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपको ये चीज समझ आ गई कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, रो इनटू कॉलम, पहले रो लिखा जाता है हमेशा और फिर कॉलम लिखा जाता है। अब मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं इस मैट्रिक्स की, हम बोलते हैं मुझे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ क्या है। तो सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए, पहले हम रो लिखते हैं और फिर हम कॉलम लिख रहे होते हैं। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, कितनी रो है इसके अंदर, जरा देखिए 1 2 3 एंड 4, टोटल इसके अंदर 4 रो है। तो आपने 4
इंटू, अब कॉलम देखें कितने हैं, एक कॉलम है, जरा देखें इस साइड में आए तो भाई एक ही कॉलम है, तो भाई 1 इंटू वन, 4 इंटू वन, इसका जो ऑर्डर बनेगा इस मैट्रिक्स का वो क्या बना 4 इंटू वन, क्योंकि रो इसके अंदर 4 है और कॉलम इसके अंदर 1 है। अब इसी तरीके से आ जाए इस मैट्रिक्स का मुझे ऑर्डर बताएं, तो भाई इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखने के लिए आपको सबसे पहले पता चलिए ऑर्डर हम लिखते हैं रो इंटू कॉलम में। तो रो कितनी है इसके अंदर, रो हमेशा इस वाली की बात करते हैं, ये रो, तो इसके अंदर एक रो है, ठीक है ना बेटा। अब कॉलम होते हैं यूं, सही है जी। तो जरा देखें ये क्या है, 1 2 3 4, आप चाहें तो इसको C1 C2 C3 और C4 भी कह सकते हैं। तो जरा देखें कितने कॉलम बन गए, 4 कॉलम बन गए और एक रो बन गई। तो रो कितनी है 1 और कॉलम कितना है यहाँ पर 4। तो आज का इस मैट्रिक्स का जो क्या बनेगा ऑर्डर बनेगा उसको हम बोल देंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी कि इसके अंदर एक रो है और 4 कॉलम है। याद रखिएगा बस मेन जो चीज़ यहाँ पे है कि कभी ये करना कर देगा, यानी कि पहले कॉलम को लिख दिया और फिर उसके बाद रो को लिख दिया, तो आपका आंसर जो आ रहा होगा, आपका जो एमसीक्यू होगा वो गलत होगा। मेन चीज़ यहाँ पे यही थी कि पहले रो को बताते हैं और फिर हम कॉलम को बता रहे होते हैं। यहाँ पे आगे उम्मीद करता हूँ ये बात अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अच्छा, अब एक चीज़ जो यहाँ पे समझाने वाली है, जरा देखें। अब मिसाल के तौर पर एक मैं ले लेता हूँ भाई Z। अब Z इज इक्वल टू, एक मैंने यहाँ पे आपको मैट्रिक्स लिया 1 2 4 6 8 7 और 4 -2 और इसके अलावा -1, ठीक है ना। मैंने रैंडमली एक मैट्रिक्स ले लिया। मैंने कहा कि मुझे इसका क्या बताओ, ऑर्डर बताओ। ठीक है जी बेटा, क्या बताएं, इस मैट्रिक्स का मुझे ऑर्डर बताओ। तो भाई इसके अंदर सबसे पहले कितनी रो है, कितनी रो हैं, रोज देखें R1 R2 R3, टोटल 3 रोज हैं। तो आपको पता है कॉलम हम किस तरीके से लिखते हैं, ऑर्डर हम कैसे लिखते हैं, रो इनटू कॉलम। तो ज़रा देखिएगा रो यहाँ पे हमारे पास आ गई 3, ठीक है जी बेटा, और कॉलम हमारे पास कितने हैं यहाँ पे C1 C2 एंड C3, तो 3 कॉलम है। तो भाई 3, तो ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बन गया 3/3, सिंपल। तो अब यहाँ पे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3, 3 रो है और 3 कॉलम हो गया। अब यहाँ पे एक मेन चीज जो चीज समझने की है वो ये है कि आपकी बुक के अंदर जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स प्रेजेंट किया गया है वो प्रेजेंट किया है M इंटू N से, यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये शॉर्ट फॉर्म लिख दी है। उसका फार्मूला आपकी बुक के अंदर क्या प्रेजेंट किया गया है, M इंटू N। M इज प्रेजेंटिंग द रोज, ठीक है जी बेटा, नंबर ऑफ रोज, एंड N इज प्रेजेंटिंग नंबर ऑफ कॉलम। तो मेन एक चीज है, ये आपकी जो प्रीवियस बुक थी उसके अंदर आया हुआ था और बोला गया था कि नीचे जो फार्मूला दिया गया वो कौन सा है, तो और उसमें आपको बताया जाता था कि M इज नंबर ऑफ रो एंड N इज नंबर ऑफ कॉलम। तो आपको ये फार्मूला बस नीचे टिक करना था कि M इंटू N इज प्रेजेंटिंग द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ये एक चीज क्योंकि इस बार भी आपकी बुक में दी गई है, क्या पता आपको आगे एमसीक्यूज में आ जाए। तो यहाँ पे इसका जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है उसको M इंटू N प्रेजेंट किया जाता है, और यहाँ पे M किसको प्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ रोज को, और N किसको प्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ कॉलम को। मेन चीज यहाँ पे आके आपकी ऑर्डर ऑफ कॉलम्स होते हैं कंप्लीट। तो बेसिक चीजें थी जो आप पहले भी पढ़ के आ चुके होंगे और अच्छे तरीके से आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। अब हमें आगे क्या करना है, अब बेटा हम पढ़ेंगे आगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, यानी कि मैट्रिक्स की किस टाइप है, यानी कि एक रो मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स इसको बोलते हैं कि भाई ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर रो ही हो, ठीक है ना बेटा। और कॉलम मैट्रिक्स क्या होते हैं, जिसके अंदर सिर्फ कॉलम हो, उसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। और इस तरह की तकरीबन 7-8 हैं, वो चीज़ें हैं, वो पढ़ लेते हैं, आसान है। आपको खाली ये बेसिक अगर आइडिया होगा ना कि रो कॉलम क्या होती है तो उनको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। और टाइप ऑफ मैट्रिक्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक्सरसाइज 2.1 को अगर कंप्लीट करना है तो समझें अब आगे की जितनी भी हम चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, जरूर उसके अंदर दिलचस्पी लेनी चाहिए। तो इस चीज़ को थोड़ा पेज को मैं नया लगाता हूँ और वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ मैट्रिसेस। स्टूडेंट, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया है टाइप ऑफ मैट्रिसेस। अब बेसिक यानी कि एक मैट्रिक्स है उसकी कितनी टाइप्स होती हैं उनको हम डिस्कस करने जाएंगे। तो वो जितनी भी टाइप्स हैं वो मैंने एक साथ यहाँ पे लिख ली है, ठीक है जी बेटा। सबसे पहले हम एक एक करके इन तमाम मैट्रिक्स को एक साथ पढ़ेंगे और इन दी एंड इस ही लेक्चर के अंदर आपका छोटा सा टेस्ट होगा कि आपको ये मैट्रिक्स कैसे कितने अच्छे तरीके से याद हो गए हैं, क्योंकि ये मैट्रिक्स कॉमनली आपके पास एमसीक्यूज में आ रहे होते हैं। यानी कि इन मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, इन मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बन रहा होता है, और इससे रिलेटेड डिफरेंट एमसीक्यूज होते हैं जो ड्यूरिंग दी लेक्चर जो मैं बना रहा हूँ वहाँ पे आपको बता रहा होऊंगा। तो इन दी एंड जब हम ये पूरे टाइप लेक्चर हम यानी कि इस लेक्चर के एंड में ये 8 के 8 टाइप जो हम पढ़ लेंगे तो एक छोटा सा देखिएगा क्विज लेंगे, देखते हैं किसके सबसे अच्छे मार्क्स आते हैं, ठीक है जी बेटा। तो फिलहाल चलें जी स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स में। तो सबसे पहले मैट्रिक्स हमारा वैसे यहाँ पे क्या लिखा गया है, टाइप रो मैट्रिक्स, ठीक है जी बेटा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं रो मैट्रिक्स से। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक हेडिंग डाल देते हैं रो मैट्रिक्स की, ठीक है जी बेटा। नंबर 1 पे क्या आ गया, रो मैट्रिक्स। चलिए जी, रो मैट्रिक्स क्या होता है।
रो मैट्रिक्स एक्स आएगा, ठीक है जी बेटा, रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स, रो से पता चल रहा है ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर मैट्रिक्स होता है ना, उसके अंदर सिर्फ रो हो, उसको बोलते हैं क्या, रो मैट्रिक्स। जरा देखें कैसे, इसको जरा ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने आपसे लिया एक मैट्रिक्स, ठीक है जी। अब रो क्या होती है, रो बोलते हैं हम इस साइड को। अब यहाँ पे ले लिया ए, ठीक है जी, और दूसरा ले लिया बी, इसको मैंने कर दिया क्लोज। अब इस मैट्रिक्स, अच्छा एक ये ले लिया, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि अच्छे तरीके से बच्चों को क्लियर हो। अब यहाँ पे मैं एक और ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं बोलता हूँ 1, फिर मैं बोलता हूँ 2 और फिर मैं बोलता हूँ 3, ठीक है जी बेटा। अब ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर एक रो हो, जरा देखें एक ही रो है, एक ही रो है, इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। अब ये चीज आपके पास एमसीक्यूज में आ सकती है कि आपको मैट्रिक्स दे दीजिए, बताएंगे ये कौन सा मैट्रिक्स है, और यही चीज आपको क्वेश्चन नंबर 1 में भी करनी है, एक्सरसाइज 2.1 के, ठीक है ना बेटा। तो उसमें डिफरेंट नीचे मैट्रिक्स दिए और बताने के नीचे कौन सी टाइप ऑफ मैट्रिक्स फॉलो हो रही है। तो यहाँ पे आप चीजों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं कि जरा देखें एक मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ रो हो, उसको हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स। सही है जी बेटा। अब यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं क्योंकि डेफिनेशन आपके पास अक्सर रो मैट्रिक्स की आ रही होती है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अब डेफिनेशन क्या बनती है, आ मैट्रिक्स, ठीक है जी, आ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, ठीक है जी, वन रो इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं अ रो मैट्रिक्स। सॉरी, रो क्या रो होता है, ठीक है जी बेटा, रो मैट्रिक्स, ठीक है जी, इसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आगे मैट्रिक्स किस तरीके से होता है ये पता चल गया। उसके अलावा एक डेफिनेशन थी रो मैट्रिक्स की कि भाई एक मैट्रिक्स सिर्फ ओनली वन रो, उसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। तो रो इसका मतलब इसके अंदर एक रो है, ये रो मैट्रिक्स है। अब जरा इसके डिस्कशन करते हैं इनका ऑर्डर की तरफ, क्योंकि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी आ रहा होता है। बोलते हैं कि एक एमसीक्यू से आया हुआ था कि बताओ कि ऑर्डर ऑफ रो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, ठीक है जी। तो जरा देखते हैं हम उसकी तरफ आ जाए। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, अब जरा देखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इसका क्या बनेगा, इसको जरा देखते हैं, दिमाग लगाना पड़ेगा, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं, आप मेरे साथ हैं तो हर मसला हल है। अब जरा देखिए यहाँ पे क्या है कि इसके अंदर कितनी, आपको पता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखते कैसे हैं, पहले हमेशा रो लिखते हैं और इससे मल्टीप्लाई करते हैं कॉलम को। तो मुझे बताएं इसका क्या बनेगा ऑर्डर। सबसे पहले कितनी रो है, एक रो है, ठीक है जी, और कितने कॉलम है, एक दो कॉलम है इसके अंदर, सही जी। अब आ जाए दूसरा मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स के अंदर टोटल कितनी रो है, एक रो है, ठीक है जी बेटा। तो आपने पहले रो लिख दी, और कॉलम कितने इसके अंदर, 1 2 3, 3 कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बना, 1 इंटू 2। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बना, 1 इंटू कॉलम। तो अगर हम डेफिनेशन भी देखें कि यानी कि इसका मतलब क्या, वन रो है, तो मैट्रिक्स भी हमें डेफिनेशन भी यही बता रही है कि मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, इसके अंदर वन रो आ रही है ना, इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। डेफिनेशन से भी इसका ऑर्डर हमें एक तरीके से वेरीफाई कर रहा है। अब जो हम कॉमनली देखते हैं हम कैसे, हम इसका एक आता है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमने निकाल लिया, लेकिन आता है एक जर्नल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, रो मैट्रिक्स का। अब उसको जरा समझते हैं बेटा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं आपसे ले लेता हूँ एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ कि x इक्वल टू, अब यहाँ पे मैं बोलता हूँ ए, ठीक है जी, फिर मैंने ले लिया b, फिर मैंने ले लिया c, फिर मैंने यहाँ पे ले लिया d, एंड सो ऑन टू जाते जा रहे हैं, और ये हमारे पास बनती है एक तरीके से मैं बोलता हूँ n तक जा रही है, ठीक है जी। तो अब मुझे बताएं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बनेगा, खुद कॉमन जरा सेंस लगाते हैं। सबसे पहले इसके अंदर रो कितनी है, कितनी रो जा रही है, मुझे बताओ कितनी जो रो जा रही है, एक रो जा रही है। इसका मतलब क्या होगा, ये तो सबसे पहली बात तो होगी ये किसको प्रेजेंट कर रहा है, एक रो मैट्रिक्स को, क्योंकि इसके अंदर एक रो है। अब इसका हम निकालते हैं जर्नली, क्या निकालते हैं, ऑर्डर निकालते हैं, ठीक है जी। तो जरा देखें कितनी रो है, एक रो है, सबसे पहले आपने रो लिख दी, फिर रो के बाद आ जाए कॉलम। तो एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, 5 कॉलम, 6 कॉलम, उसके बाद जाते जा रहे हैं। तो जरा देखिएगा इसकी कॉलम कितनी है, कॉलम इसके n जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स का, ठीक है। अच्छा इसको याद रखना है जर्नली, ठीक है ना, जर्नली क्या बनेगा, कॉमनली क्या बनेगा, रो मैट्रिक्स का ऑर्डर वो बनता है 1 इंटू n, सही है जी बेटा। यानी कि भाई इसके अंदर रो तो एक ही होगी, लेकिन कॉलम जितने भी हमें दी जाएंगे फिर वो हम डाल देंगे, ये जनरली प्रेजेंट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे कितने कॉलम थी, 2 थी, तो यहाँ पे n की जगह 2 आ गई। यहाँ पे कितने कॉलम थे, यहाँ पे 3 कॉलम थे, यहाँ पे n की जगह 3 आ गया, ठीक है ना। आप देख सकते हैं इसका ऑर्डर, लेकिन एक जनरली क्या होता है 1 इंटू n, ठीक है जी। n प्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स को जो n तक जा रहे हैं। तो ये आपके पास एक एमसीक्यू आ सकता है कि भाई ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताओ रो का इन जनरली, तो 1 इंटू n होता है। और उसके अलावा कॉमनली आपको एक रो मैट्रिक्स दिया जा सकता है और बोल देंगे कि भाई इसका क्या करके दो, ऑर्डर बताओ, तो आप बता सकते हो। और उसके अलावा डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, उसको हम क्या कहते हैं,
रो मैट्रिक्स। तो यहाँ पे आके अच्छे तरीके से हमने एक रो मैट्रिक्स को डिस्कस कर लिया। अच्छा ये आर ओ है ना, ठीक है ना, मुझे ए लग रहा था, तो ये आर ओ है रो मैट्रिक्स। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे हो गया है कंप्लीट। अब हमारा अगला कौन सा मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स। अगर जिस बच्चे को कॉलम मैट्रिक्स याद है, समझ आ गया है, समझे कॉलम मैट्रिक्स उसके लिए हलवा है। कैसे हलवा जरा देखिए। सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे कॉलम, ठीक है जी, कॉलम मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है भाई, ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ कॉलम हो, ठीक है, वन कॉलम हो और रो जितनी मर्जी हो, उसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। जरा इसको हम प्रेजेंट कर लेते हैं किस तरीके से, जरा देखिए। मिसाल के तौर पे मैंने आपको एक मैट्रिक्स लिया, अब इस मैट्रिक्स में जरा देखें क्या होगा, ए एंड बी, ठीक है जी। इसके अंदर कितनी कॉलम है, एक कॉलम है, तो इसको बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। इसी तरीके से एक और मैट्रिक्स ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, इस तरह देखिएगा, इसको देखिएगा और इसको देखिएगा। अब देखें ए, इसको चलें वन कर लेते हैं, वन, इसको बोलते हैं टू और इसको बोलते हैं हम थ्री। तो भाई ये सारे जो दोनों ये जो मैट्रिक्स हैं किसको प्रेजेंट करें, कॉलम मैट्रिक्स को। क्यों, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक कॉलम है। तो इससे ही हम एक डेफिनेशन लगाते हैं कि जो डेफिनेशन आपकी बुक में बताई गई है वो क्या है कि आ मैट्रिक्स, ठीक है जी, आ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स हैविंग ओनली, ठीक है, आ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन, क्या आएगा, वन कॉलम। सही है जी बेटा, वन कॉलम इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं क्या, कॉलम मैट्रिक्स। सही है जी बेटा, कॉलम मैट्रिक्स। अब जरा देखें क्या होगा, देखें बिल्कुल वही चीज है। रो मैट्रिक्स क्या है, जिसके अंदर एक रो हो, कॉलम मैट्रिक्स जिसके अंदर सॉरी रो मैट्रिक्स एक रो हो और कॉलम मैट्रिक्स जिसके अंदर एक कॉलम हो। सही है जी बेटा, रो ये होती है और कॉलम हमेशा ये होता है। तो एक कॉलम वाले को, यानी कोई भी मैट्रिक्स हो जिसके अंदर एक कॉलम होगी, उसको हम क्या कह देंगे, कॉलम मैट्रिक्स। यहाँ पे आपको डेफिनेशन भी पता चल गई, मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। तो अब यहाँ पे ये हो गई चीज क्लियर। अब चलते हैं ऑर्डर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स की तरफ। तो ऑर्डर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना बेटा, मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, लेकिन कॉलम मैट्रिक्स को डिस्कस करें तो ऑर्डर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स ही आएगा। तो सबसे पहले हम इनका ऑर्डर देखते हैं। तो जरा मुझे बताएं इनका ऑर्डर क्या होगा। सबसे पहले हम रो लिखते हैं और फिर हम कॉलम लिखते हैं। तो इसके अंदर एक रो ये रही, सही है बेटा, एक रो ये रही, दूसरी रो ये रही, तो दो रो और एक कॉलम। आपको पता है रो इनटू कॉलम होता है, पहले रो लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं। तो रो कितनी है, दो रो है और कॉलम कितना है, एक कॉलम है, सिर्फ एक कॉलम है। तो आपने इसका वन, इसका ऑर्डर क्या बना। तो भाई कॉलम मैट्रिक्स के ऑर्डर मैट्रिक्स को हम डिस्कस कर रहे थे, बीच में थोड़ी सी लाइट चली गई थी, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई। तो चलें जी कंटिन्यू करते हैं। भाई कॉलम मैट्रिक्स के अब ऑर्डर पेयर पे आ गए हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आ गया है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को रो इनटू कॉलम में प्रेजेंट करते हैं। इसका हमने बता दिया था, दो रो है और एक कॉलम है। अब इसमें कितनी रो है, एक दो तीन, तो थ्री रो इंटू वन कॉलम, तो इसके अंदर वन कॉलम है। तो भाई अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इसका जो क्या कहते हैं ऑर्डर है मैट्रिक्स, वो वेरीफाई कर रहा है, यानी कि मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम। तो इसके अंदर वन कॉलम है, इसके अंदर वन कॉलम है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या है, ये दोनों कॉलम मैट्रिक्स हैं। अब चलते हैं इसके ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इन जनरली या कॉमनली हम किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं वो, ठीक है ना बेटा। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं आपसे एक ले लेता हूँ एक्स, ठीक है जी। अब एक्स एक मैंने मैट्रिक्स ले लिया और इसको मैं प्रेजेंट करता हूँ कुछ इस तरीके से। ये जरा देखें क्या होगा, यहाँ पे मैं बोलता हूँ ए है, ये बी है, ये सी है, एंड ये इसके अलावा ये एक इसके अंदर चलते चलते आ गए, ये एंड कंटिन्यू जाता जा रहा है, ठीक है ना बेटा। तो मुझे इसका क्या बताओ, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताओ। तो अच्छे से बच्चे क्या करेंगे भाई, सबसे पहले इसके अंदर रो देखेंगे, ठीक है ना, कितनी रो इंटू कॉलम है। तो सबसे पहले रो लिखते हैं। तो रो कितनी है, एक रो, दो रो, तीन रो, चार रो, पांच रो, छह रो, सात रो जाती जा रही है और एन तक जा रही है। सही है ना बेटा। तो रो कितनी हो गई इसके अंदर, एन। सही है जी बेटा। और उसके अलावा कॉलम कितने इसके अंदर, कॉलम तो सिर्फ एक ही है, क्योंकि कॉलम का मतलब एक जिसके अंदर एक ही कॉलम हो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। तो भाई ये था कॉलम मैट्रिक्स और इस कॉलम के अंदर एक ही कॉलम है, तो इसका मतलब हम सब सही जा रहे हैं। तो ये तो एक ऑर्डर कॉलम मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म क्या बनेगी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की वो बनेगी n इंटू वन। सही है जी बेटा, सिंपल। तो ये आपने याद कर लेना, ये चीज आपको एमसीक्यूज में ट्रक सकती है कि भाई कॉलम मैट्रिक्स का मुझे क्या बताओ, कॉलम मैट्रिक्स का मुझे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताओ कॉलम का। तो आपका पता होना चाहिए n इंटू वन, क्योंकि कॉलम के अंदर कॉलम मैट्रिक्स के अंदर कॉलम जो होता है वो हमेशा वन होता है और रो जितनी होगी वो n जाती जाए। मिसाल के तौर पर यहाँ पे कितनी थी, दो थी, तो यहाँ पे n की जगह दो आ गया था। यहाँ पे रो कितनी थी, थ्री थी, तो यहाँ पे n की जगह थ्री आ गया और कॉलम हमेशा वन ही रहेगा कॉलम मैट्रिक्स के अंदर। तो यहाँ पे आके हमारा रो और कॉलम मैट्रिक्स दोनों होते हैं कंप्लीट। और अब चलते हैं अगले पे। अगला अब हमारे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। चलिए आज आप स्क्वायर मैट्रिक्स को भी देख लेते हैं। तो नंबर 3 पे हमारे पास आ गया स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है जी। तो चलें जी स्क्वायर मैट्रिक्स को देखते हैं। अब बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स से क्या मतलब है,
सही है। पहले इसको देखते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि ऐसा एक क्या बोलते हैं अच्छा यहाँ पे मैंने शायद गलती कर दी बेटा, एक छोटी सी गलती कर दी। बताऊँ क्या कर दी? अब ज़रा देखो, यहाँ पे वैसे n से भी प्रेजेंट कर सकते हैं, उसके अलावा हम इसको इस तरीके से भी प्रेजेंट कर सकते हैं m इंटू 1 से। क्यों? क्योंकि ये वाली बात आपको याद होगी कि हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपकी बुक के अंदर कैसा प्रेजेंट किया गया है, m इंटू एन से। सही है जी बेटा, किससे? m इंटू एन से। तो भाई ये जैसे यानी कि भाई कॉलम रो था, कॉलम के अंदर हमारे पास m जो था, रो जो थी वो 1 थी, तो 1 लिख दिया और n आ गया। और उसके अलावा यहाँ पे क्या था, ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के अंदर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के अंदर आपके पास क्या था कि भाई यहाँ पे आपके पास जो m जो था वो m यानी कि रो जितनी भी हो, और जो कॉलम होगा वो यहाँ पे आपके पास कितना है, 1 है। तो इसको ज़रा समझ लिएगा। अब यहाँ पे आके मुझे इसलिए कन्फ्यूजन हो गई क्योंकि आपकी जो ई कैट में होता है वो जनरली इस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है जी। और आपकी जो बुक में एक MCQs आए हुए थे वो इस तरीके से आया है। बुक में जो MCQs आया था वो m इंटू 1 आया हुआ था और n इंटू 1 आया हुआ था, जो ये तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि और हम चल रहे हैं इसके तरीके से, पहले m इंटू एन। तो यहाँ रो के अंदर हमारे पास क्या होता है, m1 होता है, ठीक है ना, रो 1 होती है, तो m आ गया और n आ गया। इसी तरीके से जो हमारा कॉलम मैट्रिक्स होता है उसके अंदर क्या होता है, m ऐसे रहता है, n1 होता है, ठीक है ना, कॉलम। तो इसको ज़रा देख लिएगा, ठीक है ना बेटा। लेकिन आप प्रेजेंट इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, कॉमन सेंस की बात है। अगर हम इधर फिर अब m कर देंगे, ठीक है ना, जाएगा ये m तक, तो यहाँ पे m आ जाएगा जनरली अगर इसको प्रेजेंट करें इन दी फॉर्म ऑफ बुक। लेकिन आपकी जो ई कैट के लेवल पे उसको हम n से ही ज़्यादातर प्रेजेंट n के तरह ही आ रहा था, वहाँ पे mn नहीं लेके चल रहे होते, ठीक है। तो चलिए जी, यहाँ तक हो गई होगी चीज़ क्लियर। अब चलते हैं आगे। अब जरा देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है भाई? ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर क्या हो, रो और मैट्रिक्स दोनों इक्वल हो, उसको हम क्या बोलते थे, स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं, जरा देखिए एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ यहाँ पे, ये A B C D, ठीक है जी बेटा, एक। इसके अलावा हम यहाँ पे ले लेते हैं B, ठीक है जी बेटा। अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से 1 2 4, ठीक है जी बेटा। और इसके अलावा यहाँ पे ले लेता हूँ 2 6 -7 8 -1 एंड -6, ठीक है ना। अपनी मर्जी से ले लो, कोई मसला थोड़ी, हमें तो मैट्रिक्स डिफाइन करना आना चाहिए। अब स्क्वायर मैट्रिक्स की सबसे पहले हमें डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए कि डेफिनेशन होती क्या है, ठीक है। फिर हम इस डेफिनेशन के थ्रू इस मैट्रिक्स को आपको अच्छे तरीके से डिफाइन करेंगे, क्योंकि जो डेफिनेशन होती है अक्सर आपके MCQs में आ सकती है, ठीक है ना बेटा। तो जरा देखें क्या होगा, डेफिनेशन क्या बनती है। अ मैट्रिक्स, ठीक है जी बेटा, अ मैट्रिक्स इन विच, ठीक है, एक मैट्रिक्स इन विच, उसके अंदर, इन विच द नंबर ऑफ रोज, ठीक है जी, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, COLUMN, कॉलम्स, अच्छा n ज्यादा आएगा ना, कॉलम्स आर इक्वल, ठीक है जी। एक ऐसा मैट्रिक्स हो जिसके अंदर नंबर ऑफ रो क्या होती हैं ये, और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं ये, इक्वल हो, इसको हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। सिंपल, ठीक है, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल हलवा, बहुत हलवा, प्यारा वाला हलवा। कि भाई स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है कि अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, नंबर ऑफ रोज इनको बोलते हैं, कॉलम इनको बोलते हैं, आर इक्वल, इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहले डेफिनेशन। अब इस डेफिनेशन के थ्रू अब हम इनको देखते हैं। बेटा मुझे बताएं यहाँ पर क्या है, कितनी रो हैं, 2 रो हैं, कितने कॉलम है, 2 कॉलम है, ठीक है जी बेटा। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा, 2 × 2, ठीक है ना, रो इंटू कॉलम, तो रो 2 है, कॉलम इतनी है। तो अब यहाँ पे जरा देखें, रो और कॉलम सेम है ना, यानी कि रो इक्वल टू कॉलम है, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स क्या पर प्रेजेंट कर रहा है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसी तरीके से चले आ जाए अब इसके अंदर कितनी रो है, 1 रो 2 रो 3 रो, कितनी कॉलम है, 1 रो 2 कॉलम, सॉरी 1 कॉलम 2 कॉलम एंड 3 कॉलम। तो इसका मुझे मैट्रिक्स बताएं कितना है, रो कितनी है 3, कॉलम कितनी है 3, तो भाई 3 × 3। तो यहाँ से तो भाई इसका ऑर्डर तो पता चल गया। अब इस ऑर्डर से हमें यह पता चल रहा है इसके अंदर रो एंड कॉलम दोनों क्या है, रो इक्वल टू कॉलम है, तो इसका मतलब ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो दिमाग में एक बात डाल लें कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर रो और कॉलम सेम हो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत ही मज़ेदार हमारा क्या आता है, प्रेजेंटेशन आती है, क्या एक MCQs आता है कि भाई नीचे आपको ना डिफरेंट कंडीशन दी जाएंगी। मिसाल के तौर पर आपको दिया जाएगा कि m लेस देन n, ठीक है जी, और ये ग्रेटर देन का साइन होता है, ये लेस देन का साइन होता है, उसके अलावा ये वाला साइन होता है, m = n होता है, उसके अलावा m नॉट इक्वल टू n होता है, ठीक है जी बेटा। अब यहाँ पे एक MCQs आपके पास आता है। MCQs क्या होता है, को MCQs में लिखा होता है कि n
m इज प्रेजेंटिंग नंबर ऑफ रोज एंड n इज प्रेजेंटिंग नंबर ऑफ कॉलम। तो बताएं कि नीचे कौन सी कंडीशन स्क्वायर मैट्रिक्स पे लग रही है। तो भाई स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है कि नंबर ऑफ रो एंड कॉलम सेम हो। तो ये वाली कंडीशन लगेगी नहीं, ये वाली कंडीशन लगेगी नहीं, ये वाली कंडीशन लगेगी जी बिल्कुल, ये वाली कंडीशन लगेगी, यानी कि m इज द नंबर ऑफ रोज एंड n इज द नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ रो दोनों एक दूसरे की क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो आपने इसको टिक कर देना है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की जनरली प्रेजेंटेशन एक तरीके से इस तरीके से भी हम लोग कर रहे होते हैं और ये चीज आपको एमसीक्यूज में मिल सकती है और आई हुई भी है। सही है जी। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके अंदर नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इक्वल हो। तो हम इनको जनरली इस तरीके से भी प्रेजेंट कर रहे होते हैं और इस टाइप का आपके पास एमसीक्यूज आया हुआ है और ये चीज ई कैट लेवल के लिए भी होती है। तो इसीलिए मैं आपको एमसीक्यूज अभी से स्टार्ट करवा रहा हूं ताकि आपको लिए ई कैट के लिए आसानी हो। और उसके अलावा आपको जो पेपर है उसके अंदर 40% जो क्वेश्चन है वो पेपर जो है वो एमसीक्यूज लेवल पे, तो आपकी उसकी भी तैयारी अच्छे तरीके से हो जाए और हर तरीके से आप कर लें। ठीक है ना बेटा। तो चलें जी। तो भाई स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम हो। अब यहाँ पे एक और बड़े मजेदार एमसीक्यूज में लेके आया हूँ। वो मैट्रिक्स क्या है जरा देखें। अब एक मैट्रिक्स लिया, अब एक मैट्रिक्स के मैंने लिख दिया ए, ठीक है जी। अब एक एमसीक्यूज, यह चीज आपके पास एमसीक्यूज में आई है कि बोला गया है ये एक मैट्रिक्स है एक्स, ठीक है जी। वो क्या है, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है ना। मैट्रिक्स है ए लिखा हुआ है और इसके अंदर क्या कर दिया, और उसके अलावा ये कुछ इस तरीके से भी आया हुआ है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे लिख दिया गया है 3, ठीक है ना, एक नंबर दे दिया गया। अब बोला गया कि बताओ ये मैट्रिक्स क्या है, ये कौन से टाइप का मैट्रिक्स है। तो अब मुझे बताएं इसके अंदर कितनी रो है, एक रो है और एक कॉलम है। इसके अंदर कितनी रो है, एक रो है और एक कॉलम है ना। रो ये होती है, कॉलम ये होता है। ये मैट्रिक्स को प्रेजेंट कर रहा है। तो भाई ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो याद रखना कि इस तरह के क्वेश्चन एमसीक्यूज आपके पास आ जाए कि बोल दे कि एक खाली नंबर लिखो और मैट्रिक्स में बंद कर दिया, बताएं कौन सा टाइप का है। तो आपने वहां पे आंखें बंद करके क्या कह देना है, ये एक स्क्वायर क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है ना बेटा। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम हो। तो यहाँ पे कितनी रो है, रो 1 है, एक कॉलम है। यहाँ पे कितनी रो है, एक रो है और एक कॉलम है। तो नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इन दोनों मैट्रिक्स के अंदर सेम है। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। तो यहाँ पे आके अभी तक हम लोगों ने टोटल 3 टाइप ऑफ मैट्रिक्स को डिस्कस किया और अच्छे तरीके से आपको समझ आ गए होंगे। अब चलते हैं अगला जो हमें वो करना है, क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स करना है टाइप ऑफ, वो करनी है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। बहुत ही ज़्यादा हलवा है, आसान है, कोई मसले की बात नहीं है। अगला पेज ले लूँ, वहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स की एक और टाइप है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं और फिर इसके आगे देखेंगे किस तरीके से प्रेजेंट किया सकता होता है और क्या एग्जांपल बनती है, और कुछ एमसीक्यूज जो होंगे उनको भी देख लेंगे। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है जी बेटा। तो चलिए सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं। सबसे पहले अ मैट्रिक्स, ठीक है जी बेटा। अ मैट्रिक्स इन विच, एक मैट्रिक्स है उसके अंदर, इन विच हैविंग रखता हो, हैविंग नंबर ऑफ रोज, ठीक है जी बेटा, नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल, ठीक है जी, आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है नहीं, नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम्स के ये स्पेलिंग होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम, और कॉल्ड, इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर, ठीक है जी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब जरा देखें इसका मतलब क्या है। डेफिनेशन आपको एमसीक्यूज में मिल सकती है कि भाई एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज नहीं इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम के, तो इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। डेफिनेशन आई तो नीचे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लिखा होगा, आपने टिक कर दिया। अब प्रेजेंट इस तरीके से किया जाता है। अब जरा उसके ऊपर आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, मार्कर ले लूँ ब्लैक कलर वाला, ताकि अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकूँ। तो जरा देखें यहाँ पे क्या करेंगे। यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कुछ, कैसे लूँ, क्या लूँ, चलें ये ले लेता हूँ। ए मैट्रिक्स लिया मैंने, यहाँ पे आपको प्रेजेंट करता हूँ ए बी सी डी ई एंड एफ। एक मैट्रिक्स आ गया, सही है जी। फिर इसके अलावा एक मैट्रिक्स मैं इस तरीके से ले सकता हूँ कि यहाँ पे मैं आपको प्रेजेंट करके दूँ, मिसाल के तौर पे सी 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 सी, एक सी मैट्रिक्स ले लेता हूँ। अब सी मैट्रिक्स में मैं आपको कहता हूँ कि भाई ये ज़रा देखो 1 2 4 6 8 7 6 6 2, ठीक है, अपनी मर्जी से नंबर ले रहा हूँ, कोई मुश्किल की बात नहीं है। चलिए 0 -2 एंड 6, सही है जी बेटा। अब ये मैंने क्या ले लिया, 2 मैट्रिक्स ले लिए। अब मुझे बताइए ये कौन से मैट्रिक्स हैं, इसको अपना दिमाग लगाते हुए सबसे पहले इसके ऑर्डर देखते हैं, ठीक है ना बेटा। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में जरा देखें इसके अंदर कितनी रो है, एक रो है, और कॉलम देखें 1 2 3, ठीक है जी बेटा। तो ज़रा देखें रो कितनी है, 2 रो है,
और कॉलम कितने हैं इसके अंदर, 1 2 3, 3 कॉलम है। सही है जी बेटा। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अब जरा देखें अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या था कि नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इक्वल ना हो, यानी कि नंबर ऑफ रो इक्वल नहीं हो नंबर ऑफ कॉलम के। तो जरा देखें रो 2 है और कॉलम कितने हैं, 3 है, तो एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो ये हमारा प्रेजेंट कर रहा है एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को। इसी तरीके से इधर आ जाए, कितनी कॉलम्स हैं, 1 2 सॉरी रो, पहले रो देखते हैं ना, तो कितनी रो है, 1 2 3, तो 3 रो है, कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 कॉलम हैं। सही है जी बेटा। तो यहाँ से आके आप जरा देखें, यहाँ पे भी वही मसला है कि भाई नंबर ऑफ रो इक्वल नहीं है नंबर ऑफ कॉलम के, तो हम इसको क्या बोलते हैं कि ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इससे पहले हमने पढ़ा था एक स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होती हैं, लेकिन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होते। ठीक है जी बेटा, तो इस चीज़ को आपने याद करना है। ये चीज़ हो गई कि भाई डेफिनेशन भी हो गई। अच्छा, इसके अलावा एक और एक चीज़ देख लेते हैं ना। अब जरा देखो ये क्या है, अच्छा इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं ना। इसके अलावा मैं यहाँ पे ले लेता हूँ बी, ठीक है ना, एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं। अब मैट्रिक्स को हम इस तरीके से भी तो प्रेजेंट कर सकते हैं ना, 2 -3 4 6, ठीक है जी, 1 5 0 2, सही है ना। अब ये एक मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स तो है। तो अब इसमें मुझे बताओ क्या सिंग बनेगा, कितनी रो है इसमें, 1 2 3 4 रो है, कॉलम कितने हैं, 1 2 2 कॉलम है। तो भाई नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो भाई ऑर्डर ऑफ पेयर, ये जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमें बता रहे हैं कि ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। जरूरी नहीं है आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स यूं ही बनता हो, आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स यूं भी बन रहा है, लेकिन इसको घबराने की जरूरत नहीं है कि शक्ल देखें हम कैसे पता करें। आप सिर्फ ऑर्डर को देखा करें और पहचान लें कि भाई नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, तो हम कहेंगे कि भाई दिस इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सही है जी स्टूडेंट, यहाँ पे आ गई होगी ये बात। अब एक इंपॉर्टेंट सा एमसीक्यूज देख लें। एमसीक्यूज क्या होता है कि भाई अगर वो बोल रहे हैं एक मैट्रिक्स है, ठीक है जी, उसका जो ऑर्डर, ठीक है ना, एक मैट्रिक्स है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अगर हम प्रेजेंट कर रहे हैं m इंटू एन को, ठीक है ना, एक मैट्रिक्स है उसका जो ऑर्डर है वो m इंटू एन प्रेजेंट किया जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा, पहले रो है और फिर m जो है वो नंबर ऑफ रो है और n जो है नंबर ऑफ कॉलम है। इस तरीके से बोल दे, या आपको ये बोल दे कि एक मैट्रिक्स है उसके अंदर नंबर ऑफ रो प्रेजेंटिंग m एंड नंबर ऑफ रो इज प्रेजेंटिंग कॉलम, इस तरीके से स्टेटमेंट लिख के दे दे, या ये बोल दे कि भाई मैट्रिक्स हैविंग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज m इंटू एन। अब बताएं कि वो एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, और इफ अगर वो एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो बताएं उसका, अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो नीचे कौन सी स्टेटमेंट सही होनी चाहिए। तो आपको ये वाली बात पता होनी चाहिए कि m नॉट इक्वल टू n, ठीक है, यानी कि जो रो होगी वो कॉलम के इक्वल नहीं होगी, तो ऐसी जो स्टेटमेंट लिखी होगी वो क्या होगी, सही होगी, तो आपने उसको टिक कर देना है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ पे आके हमारी जो क्या बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है वो प्रेजेंट करती है कि इनके अंदर दोनों नंबर ऑफ रो एंड कॉलम सेम नहीं होते, और ये आपका एमसीक्यू सही होगा। तो यहाँ पे आगे हम एक तरीके से फुल तरीके से क्या कर लिया है, एमसीक्यूज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को भी अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया है। अब जो हमारे पास अगली चीज़ आती है वो होती है जीरो एंड नल मैट्रिक्स। अब जीरो या नल मैट्रिक्स से दिमाग में ये चीज़ आ रहा है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर तमाम चीज़ें क्या हो, जीरो हो, उसको हम क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स बोलते हैं। लेकिन इससे कुछ एमसीक्यूज के आते हैं, वो एमसीक्यूज किस तरीके से आते हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको ये चीज़ समझने और एमसीक्यूज का आंसर करने में आसानी हो। ठीक है जी, जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। नल का मतलब क्या होता है, खाली, जिसके अंदर कुछ नहीं होता, ठीक है ना बेटा। तो दोनों तरीकों से आपको ये चीज़ समझ आनी चाहिए। तो भाई जीरो मैट्रिक्स क्या है, सही है जी बेटा। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, क्योंकि अक्सर आपके पास डेफिनेशन आ रही होती है टाइप ऑफ मैट्रिसेस की। तो अब जरा देखते हैं क्या है अ मैट्रिक्स, ठीक है। जब डेफिनेशन बनती है अ मैट्रिक्स हैविंग जीरो, हैविंग ऑल एलिमेंट, ठीक है, हैविंग ऑल एलिमेंट्स, ठीक है, हैविंग ऑल एलिमेंट और जीरो, ठीक है जी बेटा। उसके बाद जितने भी उसके अंदर एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये एलिमेंट्स होते हैं ACDE, जितने भी एलिमेंट हो वो हो जीरो, इज कॉल्ड, इसको कहते हैं हम लोग क्या, जीरो मैट्रिक्स। सही है जी बेटा, इसको हम बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स, या उसके अलावा हम क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स। सही है, दोनों नाम आपको पता होने चाहिए, कोई भी चीज़ आपके सामने आ सकती है। सही है जी बेटा। अब नल मैट्रिक्स हो गया ये। अब नल मैट्रिक्स को हम क्या कर सकते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के आपके पास इस तरह का भी एमसीक्यू आ सकता है कि एक नल मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपको बोल दिया जाए वो ड्रॉ करके दो, ठीक है, उसको बताओ कि कौन सा होगा। मिसाल के तौर पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, वैसे हम कॉमनली हम बोल देते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम ओ से प्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है जी बेटा, आपकी बुक के अंदर ये प्रेजेंट किया गया है। और इसका मिसाल के तौर पर हम एग्जाम्पल लेंगे तो ये क्या है, 0 0 0 0, ये एक नल मैट्रिक्स है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 0 इजी ओ बोलते हैं, ओ बोल रहे हैं, मेरे ख्याल से ओ ही बोल रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि सिंबलाइज से प्रेजेंट करते हैं ना, ये ओ से प्रेजेंट कर रहे हैं नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स को, ठीक है। तो जरा देखें 0 0 0
0 0 0। तो ज़रा देखें इसके अंदर तमाम एलिमेंट जीरो हैं, इसके अंदर तमाम एलिमेंट्स जीरो हैं, तो ये क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ, यानी कि ये एक नल मैट्रिक्स होगा, सिंपल। अब एक एमसीक्यू इस तरीके से आया हुआ है कि वो बोल रहा है कि प्रेजेंट या क्या बोल सकते हैं, राइट दी और नल मैट्रिक्स या राइट दी जीरो मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ टू, ऑर्डर ऑफ मैं बोल देता हूँ 3 × 2। ठीक है जी बेटा। अब मुझे एक ऐसा क्या क्या करके दो, जीरो मैट्रिक्स ड्रॉ करके दो जिसका जो ऑर्डर होगा 3 × 2 होगा। तो अब ये आपको समझ आनी चाहिए कि ऑर्डर्स का मतलब क्या होता है कि पहले क्या लिखी है रो और दूसरा क्या लिखा है कॉलम। तो आपको एक ऐसा नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स ड्रॉ करना है जिसके अंदर रो 3 हो और कॉलम क्या होंगी, 2 होंगी, लेकिन उनके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो तमाम जीरो होंगे। सही है ना स्टूडेंट। तो चलें जी एक करते हैं, तो इसको इस तरीके से हम कर देते हैं, यानी कि ज़रा देखिए इसके अंदर कितनी रो है, 3 रो है, तो 0 1 रो 2 रो 3 रो, ठीक है ना बेटा। और कॉलम कितने, 2, तो एक कॉलम तो हो गया, 2 कॉलम 3 कॉलम, सॉरी कॉलम 2 होना चाहिए, कॉलम क्यों बोल रहा हूँ। अब जरा देखें इसके अंदर टोटल कितनी रो है, 1 2 3, ठीक है जी, 3 रो है, कॉलम कितने 1 2, तो 2 कॉलम है। तो अब जरा देखिए आपने एक ऐसा जीरो मैट्रिक्स ड्रॉ कर दिया जिसके अंदर 3 रो और 2 कॉलम है। तो आपको एमसीक्यूज आ सकता है कि एक नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स ड्रॉ करो या राइट करो जिसका ऑर्डर ये हो 3 × 2। ठीक है जी, तो आपने ये बना दिया, सिंपल। सही है जी बेटा। तो एमसीक्यूज पॉइंट व्यू से भी हम लोगों ने नल मैट्रिक्स को देख लिया है, सिंपल। अच्छा, तो इसके अलावा कोई और चीज़ तो नहीं डिस्कस करनी थी नल मैट्रिक्स के अंदर। तो मैं एक मिनट देख लूँ मैंने अपने नोट्स के अंदर कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं रह गई। नहीं 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 भाई, कोई ऐसी चीज़ नहीं रह गई। तो सिंपल यही चीज़ें थी, आपको पता चल गया कि ऐसा एलिमेंट जिसके अंदर तमाम ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर तमाम एलिमेंट जीरो हों उनको हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। ऑर्डर ये जो एमसीक्यू आपके आया हुआ है पास पेपर वो मैंने आपको डिस्कस कर लिया और जो चीज़ आपकी डेफिनेशन भी आ सकती है। तो यहाँ पे आगे ये मैट्रिक्स होता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मैट्रिक्स पे। अब नेक्स्ट मैट्रिक्स आपको यहाँ पे कह रहा है डायगोनल मैट्रिक्स। ओए होए होए होए, आप समझ लें डायगोनल मैट्रिक्स को आपने समझ लिया, स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको समझ आ जाएगा। मेन चीज़ है डायगोनल मैट्रिक्स को मैं कहता हूँ नया ही पेज लगा लेता हूँ ताकि तीनों मैट्रिक्स एक ही पेज पे होंगे और आपको उनको डिफरेंस करने और समझने में आसानी होगी। जब हम ये 3 मैट्रिक्स कर लेंगे तो उसके बाद आपको क्या होगा, एक छोटा सा क्विज होगा जो मैंने आपसे वादा किया था इसी वीडियो के अंदर, लेक्चर के अंदर, सॉरी। तो चलिए करते हैं। तो बेटा हम लोग टाइप ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस कर रहे थे, उसमें जो हमारी नेक्स्ट टाइप थी वो थी डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन हमें पता है डायगोनल मैट्रिक्स अगर समझ लेंगे स्केलर और यूनिट मैट्रिक्स इसी से लिंक करते हैं। तो इसीलिए अब मैं क्या करूंगा, ये तीनों मैट्रिक्स एक साथ लिख लिया, इनको एक साथ ही समझाऊंगा पहले इस मैट्रिक्स को डिस्कस करने के बाद। तो इंतहा ही आसान है, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, बेसिक चीज़ें जो आप 2 मिनट के अंदर समझ जाते हैं। बहुत ज़्यादा होशियार हैं आप लोग, ठीक है ना बेटा। तो चलिए ज़रा देखें आगे क्या करेंगे। बेटा सबसे पहला जो हमारे पास मैट्रिक्स आ रहा है वो आ रहा है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए डायगोनल बोलते किसको हैं, डायगोनल लाइन क्या होती है। बेटा डायगोनल का मतलब होता है ये ऐसा, इस चीज़ को। अगर कुछ बच्चे फोटो एडिटिंग या फोटो मोबाइल को यूज़ करते होंगे उनके पास ना स्क्रीन के ऊपर ना वो आता होगा ग्रेडिंग का ऑप्शन आता होगा। अब ग्रेडिंग कुछ होती है इस तरीके से भी होती है, यूं भी होती है, लेकिन उसके अंदर एक ग्रेडिंग आती है डायगोनल के ऊपर। तो आप देखेंगे ना डायगोनल जब आप करेंगे ना तो आपके पास एक लाइन इस तरीके से लाइन आएगी। तो वैसे इस लाइन को हम बोलते हैं डायगोनल लाइन, ठीक है। इस तरह की कोई भी लाइन हो और उसके अलावा डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है हम बात करते हैं, लेकिन डायगोनल का मतलब आपको पता होना चाहिए। डायगोनल का मतलब होता है ऐसी लाइन, ठीक है ना बेटा। क्या ऐसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, एक डायगोनल हमारे पास है, ठीक है जी बेटा। अब आ जाए डायगोनल मैट्रिक्स के ऊपर। तो डायगोनल मैट्रिक्स को समझने के लिए अब जरा देखिए यहाँ पे हम करते हैं एक मैट्रिक्स ड्रॉ। मिसाल के तौर पे एक मैट्रिक्स में ले लेता हूँ। अच्छा ये एक बात याद रखना कि डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स से ही निकलते हैं। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम वो क्या हो, इक्वल हो, ठीक है ना बेटा। यानी कि नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो, ठीक है ना बेटा। ये वाली बात याद रखना। डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स, क्योंकि डायगोनल से ये तीनों मैट्रिक्स आगे निकले, दोनों मैट्रिक्स निकले हैं। लेकिन आप अभी फिलहाल डायगोनल को देखें। डायगोनल मैट्रिक्स हमें उस मैट्रिक्स का होता है जो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स हो। उसके अलावा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स था, या हमने पढ़ा था क्या बोलते हैं रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स का भी डायगोनल वैल्यू नहीं निकलती, अभी आपको पता चल जाएगा। लेकिन बात जो दिमाग में आपने बात याद रखनी है वो क्या रखनी है कि डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके अंदर नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम हो। ये आपको खुद ब खुद अभी समझ आ जाएगा कैसे। जरा देखिए मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे जरा देखिए मैंने एक मैट्रिक्स ड्रॉ कर दिया 1 2 3 6 4 2 1 1 2 चले, और उसके अलावा यहाँ पे मैंने लिख दिया 4। अब बच्चों जरा देखो ये एक मैट्रिक्स रैंडमली मैंने ड्रॉ किया है,
अब इस मैट्रिक्स के अंदर जो चीज़ आपको डायगोनल पता करनी है ना, उसको जरा देखना है कि हम कैसे पता करेंगे डायगोनल मैट्रिक्स निकालते कैसे हैं। उसको समझने से पहले जरा देखें यहाँ पे बेटा, ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के अंदर सबसे पहले मैट्रिक्स के एलिमेंट है। एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या बोलते हैं? ये 1 2 3 6 1 2 2 और ये 4, इनको क्या बोलते हैं? ये एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स है। उसके बाद जरा देखिए डायगोनल। अब जरा देखिए ये है डायगोनल, इसका इससे काम कर समझे, इस चीज़ को समझे। डायगोनल लाइन मैंने क्या बताई थी ये। अब इसी को देखें इस मैट्रिक्स के अंदर, इस मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल किसको प्रेजेंट कर रहे हैं? ये जो नंबर्स हैं ये प्रेजेंट कर रहे हैं डायगोनल को। अब डायगोनल मैट्रिक्स जो हमें आगे प्रेजेंट करना है वो मैं आपको भी बताऊंगा क्या होता है, लेकिन मेन चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि डायगोनल्स का जो काम होगा ना आपको इन एलिमेंट से होगा। डायगोनल का मतलब होता है ये, डायगोनल लाइन होती है ये, और डायगोनल मैट्रिक्स यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स को अभी हम आगे काम करेंगे, ड्रॉ कैसे करना है, क्या होता है ड्रॉ का मतलब, राइट कैसे किया जाता है वो आगे करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो भाई एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल अगर मैं बोलूं कि डायगोनल कहां ड्रॉ कर सकता हूं, वो डायगोनल होगा ये। और इन एलिमेंट को, ये क्योंकि ये डायगोनल लाइन के ऊपर आ रहे हैं तो इन एलिमेंट को हम बोलते हैं डायगोनल। ठीक है जी, क्या बोलते हैं? डायगोनल एलिमेंट। ठीक है जी बेटा, एलिमेंट। भाई ये सारे होते हैं एलिमेंट, लेकिन ये डायगोनल लाइन के ऊपर जो आते हैं उनको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। उम्मीद करता हूँ ये चीजें पता चल गई होंगी जो कॉमन सी अब हमने की हैं। अब आ जाए डायगोनल मैट्रिक्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स आपको जैसे ही समझ आएगा स्केलर और यूनिट मैट्रिक्स समझना इंतहाई आसान हो जाएगा। सही है जी बेटा। सबसे पहले हम डायगोनल मैट्रिक्स की बात करते हैं डेफिनेशन की, क्योंकि डेफिनेशन आपके पास पेपर में क्या कर सकते हैं आ सकती है। वो क्या है जरा देखें, एमसीक्यूज बेस पे आ सकती है। ठीक है, ये तो नहीं आएगा कि राइट द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, इस तरह तो नहीं आएगा क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर नहीं है, लेकिन एमसीक्यूज में आ सकती है और ई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जरा देखें क्या बोल सकते हैं कि भाई स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है जी, स्क्वायर मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेट टू बी। ठीक है जी, इज सेट टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है जी, डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा जी, इसका मतलब, इस लाइन का मतलब क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेट टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स, यानी कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कब कहते हैं? ठीक है, हम कह सकते हैं, इसका मतलब ये कब कह सकते हैं? इफ, यहां पे क्या लिखा है? इफ ऑल। ठीक है जी, इफ ऑल दी नॉन डायगोनल्स। ठीक है जी बेटा, नॉन डायगोनल्स। ठीक है जी, नॉन डायगोनल्स एलिमेंट। ठीक है जी, नॉन डायगोनल एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स और जीरो। सही है जी बेटा, जीरो। ठीक है जी, अब जरा देखें क्या है इस डेफिनेशन का मतलब। सबसे पहली चीज अभी हमने डिस्कस करी थी, क्या एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है ना, क्योंकि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम है। अब इसके अंदर डायगोनल लाइन ये हो गई तो इसको हम क्या बोलते हैं? डायगोनल एलिमेंट। उसके अलावा आपके पास ये जो एलिमेंट है, कौन से? ये वाले, ये एलिमेंट और ये ऊपर के ये जो एलिमेंट है 2 3 2 1 6 1 2। अब ये क्या है? ये आपके नॉन डायगोनल आ गए ना। ठीक है ना, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट इनको बोलते हैं जो डायगोनल लाइन के अंदर नहीं आते। तो अब इसको जरा समझिएगा, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेट टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स। आपको ये वाली बात मैंने बताई थी कि डायगोनल मैट्रिक्स जो होगा हमेशा किसका निकल रहा होता है? जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ठीक है ना, तो स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही हमेशा डायगोनल मैट्रिक्स लग रहा होता है। तो जरा देखिए, स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेट टू बी डायगोनल मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम जब एक डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं इफ ऑल दी नॉन डायगोनल का मतलब क्या है? ये जो एलिमेंट है, इफ ऑल दी नॉन डायगोनल एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स आर जीरो, यानी कि आपको एक ऐसा मैट्रिक्स दिया जाए जिसके अंदर ये जो नॉन डायगोनल है ना ये जीरो हो। मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखें, हम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहली चीज, एक सबसे आसान सा मैट्रिक्स ड्रॉ करते हैं। जरा देखिएगा बेटा, यहाँ पे हम करते हैं 1 और इधर हम करते हैं 4। ठीक है जी बेटा, और ये आ गया 0। सबसे पहली चीज, ठीक है जी, इसको पहले हम ड्रॉ करते हैं फिर आपको समझाएंगे ताकि आप अच्छे तरीके से कंपेयर भी कर सकें। ठीक है जी, ये किया। अब इसको हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं 2, यहाँ पे करते हैं 0 और यहाँ पे डायगोनल पे हम डाल देते हैं 5, यहाँ पे हम डाल देते हैं -7। ठीक है ना, उसके अलावा जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो होंगे 0। ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसको यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा अजीब लग रहा है। इसी तरीके से एक और मैट्रिक्स में ड्रॉ कर लेता हूँ बड़ा सा, वो मैट्रिक्स कुछ आ जाएगा यूँ। तो इसको मैं बोलता हूँ, यहाँ पे बोल देता हूँ 6, यहाँ पे मैं बोल देता हूँ 2, यहाँ पे मैं बोल देता हूँ 7 और यहाँ पे बोल देता हूँ 1। ठीक है जी, तो ज़रा देखें 0 0 0 0 0, सही है जी, और इसके अलावा 0, 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 इसके अलावा 0। अच्छा जी, अब यहाँ पे समझें डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा।
क्योंकि अक्सर आपको मैट्रिक्स दिया जाता है और बोलते हैं बताइए कौन सी टाइप का मैट्रिक्स है, तो वहाँ पे आपको ये अकल आपके काम आनी चाहिए। क्या, जरा देखें, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल का मतलब सबसे पहले होती है ये वाली लाइन, ठीक है ना। सबसे पहले डायगोनल का मतलब क्या होता है, ये होती है डायगोनल वाली लाइन, ठीक है जी। इसी तरीके से डायगोनल का मतलब क्या होता है, ये आपकी आ गई डायगोनल वाली लाइन, ठीक है ना। डायगोनल बोलते हैं हमेशा इसको। तो ये एक डायगोनल, तीनों डायगोनल मैट्रिक्स है। कैसे कि इनके अंदर जो डायगोनल है ना एक मैट्रिक्स के अंदर, सिर्फ उसके अंदर नंबर लिखे होंगे और बाकी जो नंबर होंगे ना वो जीरो होंगे। आप जरा देख लें, ये जो डायगोनल वाले हैं, डायगोनल एलिमेंट जिनको हम बोलते हैं, उनके अंदर नंबर्स हैं, ठीक है। उसके अलावा बाकी जितने भी नंबर होंगे वो क्या होंगे, जीरोज होंगे। तो जरा देख लें, सारे जीरो हैं। इसी तरीके से यहाँ पे डायगोनल देख लें, डायगोनल के अंदर नंबर हैं, डायगोनल वाली लाइन के अंदर नंबर लिखे होंगे, बाकी जो भी नंबर होंगे ना ऊपर, यानी जिनको हम नॉन डायगोनल बोलते हैं, वो जीरो होंगे। इसी तरीके से इस मैट्रिक्स के ऊपर भी देख लें कि इधर क्या है और इधर आपके पास क्या होगा कि मतलब कि जो डायगोनल है उधर नंबर और बाकी जो नंबर वो जीरो जीरो है, ठीक है जी बेटा। तो डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन के थ्रू ये मैट्रिक्स आ गए क्या कि भाई स्क्वायर मैट्रिक्स सेट टू बी डायगोनल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। इफ द ऑल नॉन डायगोनल, तो नॉन डायगोनल का मतलब ये ऊपर वाले, ठीक है ना, डायगोनल के अलावा जितने भी नंबर हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स और जीरो, तो वो जीरो होने चाहिए। तो जरा देखिए इन एलिमेंट के अंदर तमाम जो एलिमेंट्स हैं डायगोनल के अलावा वो जीरो हैं, तो ये हो गया हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। और उसके अलावा एक और चीज है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जरा चेक करते हैं कि भाई इनके अंदर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इक्वल होंगे तो उसका मतलब क्या होगा, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो जरा देखिए नंबर ऑफ रो कितनी है इसके अंदर, एक दो रो हैं, नंबर ऑफ कॉलम एक दो, तो दो कॉलम है, तो दो रो दो कॉलम, यानी कि रो इनटू इक्वल कॉलम है, सही है जी। अब जरा आ जाए इसके ऊपर, अब यहां पे देखें कितनी रो है, एक दो तीन, तीन रो है, और कॉलम कितनी है, एक दो तीन, तीन कॉलम है, सही है जी बेटा। रो इंटू कॉलम इक्वल आ गया, इसका मतलब ये भी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसी तरह जरा यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे कितनी रो है, एक दो तीन चार रो है, और कॉलम कितनी है, एक दो तीन चार, चार कॉलम है। तो यहाँ पे भी आपके पास रो इंटू कॉलम आ गया, तो रो इक्वल है, तो इसका मतलब रो इंटू कॉलम का मतलब क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो भाई डायगोनल मैट्रिक्स की सबसे पहली कंडीशन क्या होती है कि भाई ये क्या होंगे, डायगोनल यानी कि रो स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स की क्या कंडीशन होती है, रो इंटू कॉलम, ठीक है ना बेटा। और उसके अलावा जो डायगोनल मैट्रिक्स हम उनको बोलते हैं कि भाई स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, उसके अंदर जो डायगोनल एलिमेंट होंगे ना सिर्फ उसी के अंदर नंबर लिखे होंगे, और जो नॉन डायगोनल होंगे एलिमेंट वो जीरो जीरो होंगे। इस तरीके से कर लो। अच्छा, अब एक छोटी सी मैं यहाँ पे ऐसे ही आपको एक चीज बताता हूँ कि अगर देखो डायगोनल मैट्रिक्स, अगर कोई बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आ तो होगा कि भाई स्क्वायर मैट्रिक्स का क्यों निकलेगा डायगोनल मैट्रिक्स। तो जरा देखें वन, जरा देखें, अब देखिए ना, अब ये स्क्वायर 2 3 4 5 6, ये मिसाल के तौर पे ये मैंने ऐसी रैंडमली क्या ले लिया, एक मैट्रिक्स ले लिया। इसके अंदर देखिए नंबर ऑफ रो कितनी है, एक दो, और नंबर ऑफ कॉलम कितने, एक दो तीन, तीन कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा, रो इंटू कॉलम। तो रो इंटू कॉलम इक्वल एक दूसरे के नहीं है, दो रो है और तीन कॉलम है। तो अब जरा देखें इसका डायगोनल निकाल के देखें, डायगोनल कभी बनेगा ही नहीं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंदर कभी भी क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल, यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो ही ना, तो उसके अंदर डायगोनल तो सबसे पहले बन ही नहीं सकता। उसके अंदर बताएं डायगोनल क्या है, ये डायगोनल तो कभी भी नहीं बन सकते, डायगोनल हमेशा यूं बनता है, ठीक है ना। तो भाई ये एलिमेंट कहाँ जाएंगे, डायगोनल हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स से बनता है जहाँ पे नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो। जिस तरह देखिए यहाँ पे एक मैंने कॉमनली बनाया था कि नंबर ऑफ रो नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। अब यहाँ पे देखेंगे ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर दोनों रो और कॉलम इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे डायगोनल तो बन ही नहीं सकता, डायगोनल की शेप ही नहीं आ रही। तो डायगोनल मैट्रिक्स आगे जो इसकी कंडीशन है डायगोनल मैट्रिक्स की कि डायगोनल एलिमेंट में कुछ ना कुछ होगा, उसके अलावा जो ऊपर या उसके नॉन डायगोनल जो होंगे वो जीरो होंगे। तो बात यहाँ पे ये बताने की थी कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया, यानी कि स्क्वायर के अलावा जितने भी मैट्रिक्स हो गए उनका डायगोनल मैट्रिक्स निकल ही नहीं सकता। डायगोनल क्या होता है कि जो डायगोनल होते हैं उसके अंदर आपके पास एलिमेंट लिखे होंगे, बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, जीरो। तो यहां से आके आपके पास जो डायगोनल था मैट्रिक्स था वो बहुत अच्छे तरीके से हो गया होगा क्लियर। अब यहाँ पे जनरली हम प्रेजेंट करते हैं, डायगोनल को हम प्रेजेंट करते हैं कैपिटल डी से, ठीक है जी बेटा। और उसकी जनरल प्रेजेंट कुछ होती है इस तरीके से। जरा देखिए डायगोनल लाइन क्या होती है, D1 D2 D3, और उसके अलावा कितने एलिमेंट आ गए, बाकी जो एलिमेंट बचे उनको हम किससे जो होते हैं वो जीरो जीरो होते हैं, जीरो 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 जीरो, ये भी जीरो से ब्लू कर देता हूँ। तो अब जरा देखें जो डायगोनल था वो इसके अंदर क्या है, उसके अंदर कोई ना कोई नंबर होगा, D1 D2 D3 बेसिकली कोई ना कोई नंबर होंगे, और बाकी जो नॉन डायगोनल है वो जीरो जीरो होंगे। तो ये आपके पेपर के अंदर ये चीज आ सकती है कि जनरल प्रेजेंटेशन कौन सी है, नीचे फॉलोइंग, तो वो डी से प्रेजेंट किया जाता है, उसका ये फॉर्म बनेगी, सही है जी बेटा। तो यही चीज आपको बुक में भी अंदर प्रेजेंट की गई है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपके पास बता भी दी है, ताकि अगर इन फ्यूचर आपको ये चीज कभी कहीं आती है पेपर में तो आप इसको डिसाइड कर सकें। अच्छा जी, तो डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया कि डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स पे निकलता है, और डायगोनल लाइन जो होती है डायगोनल के ऊपर ही नंबर होंगे, बाकी सारे जीरो होंगे, सही है जी। अच्छे तरीके से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं स्केलर मैट्रिक्स पे।
आपको अगर ये चीज़ क्लियर होगी, ये तो समझे हलवा है 2 मिनट में। अच्छा याद रखना, स्केलर मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स हमेशा किस पे ही निकलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही निकलेंगे। इनकी भी वही कंडीशन है जो डायगोनल की थी, क्योंकि ये इसी से निकले हुए। अच्छा जी, अब जरा देखिए, स्केलर मैट्रिक्स हम हमेशा उस मैट्रिक्स को बोलते हैं कि जिसमें जरा देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, हम उसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। बेटा स्केलर मैट्रिक्स, अब डायगोनल मैट्रिक्स ही स्केलर मैट्रिक्स होता है। कैसे होता है जरा देखिएगा, एक डायगोनल मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स जब बोलते हैं, ये जो देख रहे हैं, ये जो डायगोनल लाइन लिखी हुई है ना, इसके अंदर ये सेम हो जाए। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं बोल दूँ 2 2 2 और बाकी जो नॉन डायगोनल है वो तो 0 0 है, ठीक है ना। मतलब डायगोनल की कंडीशन लगनी चाहिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो, और उसके अलावा जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है ना वो 0 0 है, बिल्कुल 0 0। इसका मतलब ये डायगोनल है नहीं, डायगोनल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो डायगोनल लाइन है ना, अब उसके जो नंबर होंगे ना वो तीनों सेम होंगे, सही है ना। तो इसकी वजह से ये क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स। समझना ये बात, हम एक डायगोनल मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कब कहते हैं कि इसके अंदर जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो होंगे सेम। तो यहाँ पे आके अब डेफिनेशन एक ये बनती है स्केलर मैट्रिक्स की, हम ये बोल सकते हैं कि भाई आ मैट्रिक्स, क्योंकि ये चीज़ आपके पास आ सकती है एग्जाम में और ईकेट पॉइंट ऑफ से, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मैट्रिक्स, ठीक है, अ मैट्रिक्स इन विच, ठीक है जी बेटा, अ मैट्रिक्स इन विच और डायगोनल, ठीक है जी, डायगोनल, डायगोनल के स्पेलिंग क्या होते हैं, DIA, डायगोनल, और डायगोनल एलिमेंट, ठीक है जी, और डायगोनल एलिमेंट और इक्वल, इक्वल, ठीक है जी, इस कॉल्ड, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। सही है जी बेटा, उम्मीद करता हूँ डेफिनेशन से समझ आ रहा होगा। अ मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, ये वाले क्या हो और इक्वल हो, तो इक्वल ये ना 2 2 2 है, ठीक है ना बेटा। इसके अलावा हम एक और चीज़ कर लेते हैं। अच्छा जी, तो बीच में चली गई थी लाइट, छोटा सा हो गया था मसला, तो अभी इसको कंटिन्यू करते हैं। तो जरा देखें यहाँ पे क्या कह रहा है, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स में हमें बता दिया था कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होंगे, सेम होंगे, तो ये सेम है। उसके अलावा डायगोनल मैट्रिक्स है ना, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स को, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। साल के तौर पर -3 एंड -3, ये बाकी जो नंबर होंगे वो 0 0 0 होंगे। मेन बात बताने की है, जो डायगोनल के अंदर जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो सेम हो, वो चाहे कुछ भी हो, 2 2 हो, 4 4 हो, माइनस हो, पॉजिटिव हो, कुछ भी हो, लेकिन वो हमेशा सेम ही होंगे। तो इसलिए मैंने बता दिया था कि आगे जाके किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो स्केलर मैट्रिक्स समझ आ गया कि भाई डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, हमेशा सेम होंगे। सही है जी बेटा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट टाइप ऑफ क्या बोलते हैं मैट्रिक्स पे, यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। भाई यूनिट का मतलब क्या होता है, 1। क्या होता है यूनिट का मतलब, 1। अब जरा देखें क्या होगा, अब देखें ये मैट्रिक्स देखें जरा, ऐसा मैट्रिक्स, ठीक है जी। चलिए पहले डेफिनेशन ना बता दूं, चलिए डेफिनेशन बता देता हूँ। जरा देखें, अ मैट्रिक्स, ठीक है जी, अ मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इन विच, उसके अंदर, इन विच ऑल डायगोनल, ठीक है जी, डायगोनल, ऑल डायगोनल एलिमेंट, ठीक है जी, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है, एस आएगा वैसे यहाँ पे, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स और 1, ONE 1 का मतलब क्या होता है, 1। यूनिट का मतलब आपको पता होगा, यूनिट हम बोलते हैं 1 को, ठीक है ना बेटा। तो अ मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, ये डायगोनल एलिमेंट होते हैं, ऑल डायगोनल एलिमेंट और 1 इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। सही है जी बेटा, क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं, या बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं, और उसके अलावा आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहा जाता है। तो भाई इस डेफिनेशन के थ्रू अब हम यूनिट मैट्रिक्स ड्रॉ करते हैं। क्या होता है कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ये क्या होंगे, 1, ऑल आर मैट्रिक्स इन विच द डायगोनल एलिमेंट और 1। तो डायगोनल एलिमेंट ये होता है, एक ये होता है और ये होता है, ये क्या होंगे, 1 1 होंगे, तो 0 0 0 0 0 0। तो डायगोनल, सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स से ही, क्योंकि ये दोनों निकले। डायगोनल का मतलब क्या होता है कि बाकी जितने भी ऊपर होंगे डायगोनल मैट्रिक्स हम किसको बोलते हैं कि ऐसा एलिमेंट जिनके डायगोनल के ऊपर तो नंबर होंगे, बाकी जो होंगे वो 0 0 होंगे। फिर स्केलर के ऊपर क्या होता है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल के जो एलिमेंट होंगे वो सेम होंगे, उनको स्केलर कहेंगे, बाकी डायगोनल की ही प्रॉपर्टीज फॉलो करेंगे, यानी कि स्क्वायर होने चाहिए, और जो नॉन डायगोनल होंगे वो 0 0 होने चाहिए। फिर इसी तरीके से आप जरा देखें, यहाँ पे जरा देखें, अब यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट का मतलब होता है जो डायगोनल एलिमेंट होंगे ना वो हमेशा 1 1 1 1 ही होंगे। सही है ना स्टूडेंट, इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है, सही है। तो उम्मीद करता हूँ बेसिक ही चीज़ है, इसके अलावा इसकी और कोई टाइप नहीं बन रही। अच्छा, इसको हम ऑर्डर, दूसरे ऑर्डर में भी तो लिख सकते हैं ना, यानी कि इस तरह, और इसको इस तरीके से लिखेंगे,
1100। ये हम 2 by 2 में लिखा, ये 3 by 3 में लिखा था। क्या जरा देखें, इसका जो डायगोनल एलिमेंट है वो ये है और डायगोनल एलिमेंट क्या है 1 1 है, तो उसको हम ये बोलेंगे। इसी के अलावा इसका भी हम डायगोनल, इसका स्केलर मैट्रिक्स को भी हम क्या कह सकते हैं, ऑर्डर 2 by 2 ऑर्डर के अंदर लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे जरा देखें, इस तरीके से देखें 4 4 0 0, यानी कि 2 ऑर्डर में जो डायगोनल है वो सेम है, तो सेम डायगोनल एलिमेंट होंगे वो इक्वल होने चाहिए। तो 4 4 है, तो ये भी एक क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है हमारे पास। और यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है वो क्या होता है कि डायगोनल मैट्रिक्स में होता है, लेकिन जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो सारे 1 होंगे, तो उसको हम क्या कह देंगे, आइडेंटिकल या यूनिट मैट्रिक्स। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपको मैंने बतानी है कि हम आइडेंटिकल मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स को आई से प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि जब आगे एक्सरसाइज में चलेंगे तो वहाँ पे मैं बताऊँ क्या किया जाएगा कि आई लिखा होगा, क्योंकि एक कुछ टर्म्स होंगे उनको सोल्व करना होगा, उस टर्म के अंदर आई लिखा होगा, तो उस आई का मतलब क्या होगा, यानी कि इसको अगर सही करना चाहूँ तो ए की जगह मुझे आई लिखना चाहिए था, इस ए की जगह मुझे आई लिखना चाहिए था। क्यों? क्योंकि हम आइडेंटिकल या यूनिट मैट्रिक्स को हम आई से प्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो आगे चल के आपको सिर्फ एक कोई टर्म्स होंगे उनके अंदर आई लिखा होगा, तो उस आई की जगह आपको ये मैट्रिक्स पुट करना होगा, आपको ये याद करना है, इक्वल टू ये वाला मैट्रिक्स, यानी डायगोनल के अंदर 1 1 होंगे और बाकी जो नॉन डायगोनल होंगे वो होंगे 0। तो यहाँ पे एक छोटा सा रिवीजन करते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं, जिनके अंदर डायगोनल एलिमेंट कुछ ना कुछ लिखा हो ताकि नॉन एलिमेंट 0 हो, लेकिन याद रखना कि हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो इसी तरीके से, क्योंकि यही प्रॉपर्टीज इनके ऊपर भी फॉलो होंगी। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो सेम होंगे, बाकी नॉन डायगोनल वो 0 होंगे, तो यही प्रॉपर्टी लग रही है। उसके अलावा हम आते हैं यूनिट या आइडेंटिकल मैट्रिक्स। यूनिट और आइडेंटिकल मैट्रिक्स को हम आई से प्रेजेंट करते हैं, और उसके अलावा जो इनके डायगोनल एलिमेंट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम उनके अंदर वो सिर्फ 1 1 होंगे। ठीक है, याद रखना, अगर गलती से भी यहाँ पे 2 लिख दिया तो वो क्या हो जाएगा, वो डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है ना बेटा, ये बात याद रखना, ठीक है ना, क्योंकि डायगोनल के अंदर ये डिफरेंट एलिमेंट लिखते हैं। अगर मिसाल के तौर यहाँ पे 6 6 6 लिखा होता है, वो हमारे पास स्केलर बन जाता है, क्योंकि सारे एलिमेंट जो होंगे डायगोनल के वो सेम हो जाएंगे। इस चीज को आपने याद करना, याद क्या करना, समझ आई नहीं है, कॉमन सेंस की बात है। अगर आपकी बेसिक चीजें पक्की हैं तो आगे आपको कोई भी चीज टेढ़ी मेढ़ी बोल दी जाए तो आप उसका आंसर कर दोगे। तो यहाँ पे आके आपकी तमाम चीजें होती हैं क्लियर अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ये तमाम मैट्रिक्स हमने डिस्कस कर ली हैं। अब आपका मैंने बोला था एक छोटा सा क्विज लूंगा, तो वो छोटा सा एक क्विज लेता हूँ, 2 मिनट की बात है, फिर इसके बाद आगे क्या करना है वो आपको मैं बताऊंगा। तो अब हम लोगों ने जितने भी टाइप ऑफ मैट्रिसेस पढ़े हैं ना, उनको अब जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि अब पढ़ तो सारा सब कुछ लिया है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अगर कोई कंफ्यूजन भी होगी तो अभी के अभी आपके क्लियर हो जाएगी। मैं क्विज नहीं ले रहा, समझ लें कि एक तरीके से सारी चीज़ें एक तरीके से रिकॉल कर रहा हूँ, तो आपको ये आंसर खुद देना चाहिए। ठीक है जी, चलो देखें क्या करेंगे। सबसे पहले भाई ये 8 के 8 हम लोगों ने टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ लिए हैं जी, बिल्कुल पढ़ लिए हैं। तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले पढ़ा था रो मैट्रिक्स। हमें इनके ऑर्डर बताने के, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या बनेगा, जनरल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या बनता है, मुझे सारों के बताएं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। रो मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, सिर्फ रो होती है। रो का मतलब होगा एक रो होगी और दूसरा कॉलम होगा। ठीक है ना, कॉलम, जितने भी कॉलम हो, जितना भी ऑर्डर बन जाए। फिर बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स के अंदर एक कॉलम होगा, बाकी रो जितनी मर्जी हो। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, इसके अंदर जो होगा वो ये होगा कि एम हम प्रेजेंट करते हैं, जनरली कॉमनली आपकी बुक में प्रेजेंट किया गया है रो को एम से, और कॉलम क्या होगा 1, क्योंकि कॉलम का मतलब क्या होगा, एक कॉलम होगी कॉलम मैट्रिक्स के अंदर। फिर आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर दोनों इस रो और कॉलम इक्वल हो, उसको बोलेंगे रो मैट्रिक्स। ठीक है जी बेटा, तो रो इक्वल टू कॉलम होनी चाहिए, तो हम इसको कॉमनली कैसे प्रेजेंट करेंगे, m इंटू एन। ठीक है ना बेटा। अब चलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की क्या प्रॉपर्टी थी कि इसके अंदर नंबर ऑफ रो नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि इस मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टी इसके अंदर नंबर ऑफ रो इक्वल नहीं होती नंबर ऑफ कॉलम के। फिर चलते हैं जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स की क्या प्रॉपर्टी, जीरो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी ये थी कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, जीरो होंगे। ठीक है ना बेटा, तो सिंपल आपने बस ये याद करने के जितने भी एलिमेंट है वो जीरो होंगे इस तरह, और इसको हम प्रेजेंट किससे कर रहे होते हैं, जीरो से कर, ओ से कर रहे होते हैं। आगे चलते हैं, फिर आगे चलते हैं डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स याद रखना है कि हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, और उसके जो डायगोनल एलिमेंट होंगे, यानी कि एक मैट्रिक्स है उसके डायगोनल एलिमेंट में ही कुछ ना कुछ लिखा होगा, और बाकी जो नॉन डायगोनल होंगे वो जीरो जीरो होंगे। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स हम बोलते हैं कि भाई होता है डायगोनल मैट्रिक्स है, यानी कि जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, हमेशा सेम होंगे। ठीक है, ये जो डायगोनल की लाइन होगी वो क्या होंगे, सेम नंबर्स होंगे, तो इसलिए उनको स्केलर बोलेंगे, और बाकी वही प्रॉपर्टी होगी जो नॉन डायगोनल होंगे वो जीरो जीरो होंगे। फिर हम आते हैं आइडेंटिकल मैट्रिक्स पे। आइडेंटिकल या आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स हम बोलते हैं ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, वो 1 1 होंगे। यूनिट का मतलब क्या होता है, 1 1। तो डायगोनल एलिमेंट के अंदर अगर 1 1 आपके पास लिख दिया गया है तो उसका मतलब वो क्या होगा, यूनिट मैट्रिक्स, और यूनिट मैट्रिक्स को हम आई से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो अभी तक हमने जितनी भी टाइप पढ़ी थी, अगर आपको अच्छे तरीके से समझ आई होंगी तो आपको ये चीज भी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, और समझ लें कि आप टाइप ऑफ मैट्रिक्स के अंदर आज मास्टर कर चुके हैं बेहतरीन तरीके से। अगर आपसे कोई भी एमसीक्यूज आ जाए और यकीनन एक्सरसाइज
1 को हमने सोल्व करना है, क्योंकि यही सारी चीज़ें उधर डिस्कस करेंगे। डिस्कस तो नहीं करनी, डिस्कस अभी कर लिया, वहाँ पे अप्लाई होंगी, तो वहाँ पे आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो अगर आपने यहाँ पे अच्छे तरीके से ये चीज़ें समझ ली होंगी, क्योंकि वहाँ पे हम क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे, बेसिक चीज़ों को रिवाइज नहीं करेंगे जो आपको क्वेश्चन में हेल्प कर रही होंगी। तो इसलिए ये पहले कर लेता हूँ ताकि हमें क्वेश्चन का सोल्यूशन ईजिली कर लें, समझ सकें, और जो बातें वो पहले ही कर लें। बकवास यानी कि ठीक है, बकवास तो नहीं ना, पढ़ने की बात है, सॉरी माजर। चलें, अच्छा अब यहाँ पे ज़रा देखें, यहाँ पे हम लोगों ने कर ली हैं ये चीज़ें। अब इसके बाद आगे की जो चीज़ रह गई है वो आ गई है ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स का मैंने आपको बताया था कि ऐड, ठीक है जी, सब्ट्रैक्ट, और उसके अलावा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो कैसे होती है। तो ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स पढ़ना है, और उसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है जी बेटा। ये प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स जो है आपकी इसी साल नई बुक में डाली गई है। हो सकता है कि इस साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, लेकिन 5वें साल में इनसे सवाल आना स्टार्ट होंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो प्रॉपर्टी डाली है वो अच्छी खासी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि जो उनका नेचर इस तरीके से बता रहा है, और उसके अलावा आपकी बुक और छोटा पार्ट, ये अच्छा खासा पार्ट है, बड़ा पार्ट है। तो ये आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर आप इन फ्यूचर अगर पेपर दे रहे हैं कोई 3-4 साल 5 साल बाद, तो ये प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक होने वाला है। और अगर आपने अपने फुल मार्क्स लेने तो भाई पढ़ना तो पढ़ना ही, हर चीज़ पढ़नी है फिर, सही है जी। तो यहाँ पे मैंने बता दिया ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, उसके अलावा प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स पढ़नी है हम लोगों को। अब यहाँ पे बात ये है कि ये जो लेक्चर हो गया अच्छा खासा लेंदी हो गया है, तो अब मैं ये ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स और प्रॉपर्टी उसको अदर लेक्चर के अंदर ही डिस्कस करूंगा, वरना बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर बन जाएगा, ठीक है जी स्टूडेंट। तो इंशाल्लाह अगर अगले लेक्चर में मिलते हैं, यहाँ पे मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगर उसके अलावा कोई आपको कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, एंड अल्लाह हाफिज़।